हम बात कर रहे हैं बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली हम किस चीज के लिए कह रहे हैं? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। कहीं अनंत जगह से मैं किसी यूनिट चार्ज को मूव करने में जितना वर्क डन करूंगा वही वर्क डन एज ए पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होगा। तो अगर हम फॉर्मूला की बात करें पोटेंशियल के लिए तो हमारे पास क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, है ना। जितना मैं क्या बात कर रहा हूं, अगर यहां पे मेरे पास कोई चार्ज रखा हुआ है और उस चार्ज की फील्ड के अगेंस्ट मैं किसी यूनिट चार्ज को मूव करके ला रहा हूं, मैं किसी यूनिट चार्ज को मूव करके ला रहा हूं, उसको मूव करने में मुझे जितना वर्क डन करना पड़ेगा दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसी के अंदर एक वर्ड आता है, अगर हम फॉर्मूला में बात करें जैसे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? दो पॉइंट्स का डिफरेंस। अगर मैं इनफाइनाइट से लेकर आ रहा हूं, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? जीरो। अगर किसी इनफाइनाइट पॉइंट की हम बात करेंगे तो वहां क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। लेकिन अगर मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं तो यहां पर और इस पॉइंट पे ए और बी पर अलग अलग पोटेंशियल्स रहेंगे, इन दोनों का माइनस कर दो आपस में। अगर मैं यू ए में से यू बी माइनस कर देता हूं तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आ गया कि नहीं? डेल्टा यू आ गया सीधा सा। फिर आता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? हमने अभी क्या बात करी बच्चा? एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बेसिकली बिटवीन द 2 points A and B in an electrostatic field is the amount of work in carrying a unit positive charge without acceleration from A to B along any path between 2 points। सेम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थी, एनर्जी में क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी सेम है बिल्कुल, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। आओ बैठो, ठीक है, ये बात समझ में आई है। तो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो मुझे पोटेंशियल एनर्जी, जो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां हम बात क्या कर रहे हैं? अगर यूनिट चार्ज ना भी होता तो हम क्या कहेंगे? पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट चार्ज वर्क डन अपॉन क्यू इज गिवन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो एनर्जी में और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में सिर्फ यही फर्क है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसी गिवन चार्ज के लिए हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्पेसिफिकली हम यूनिट चार्ज के हिसाब से या पर यूनिट चार्ज के हिसाब से होने वाले वर्क डन की रेफरेंस में लेते हैं। क्लियर है ये बात? फिर हमने क्या किया उसके बाद? डायमेंशंस निकाले, ml/t-3a-1 निकला और यूनिट हमारे पास क्या निकल जाएगी? वोल्ट। डन। अब हमने फिर डिराइव किया है बच्चे उसके बाद। पहली बात, हाँ एक और चीज ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है बच्चा? पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड आल्सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ का मतलब क्या हुआ? तुम ए से बी पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल नाप रहे हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरीके से वो ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंचा था, उस सिर्फ फर्क किस पे पड़ेगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। डन। अब हमारे पास एक डेरिवेशन आती है बच्चा, ये क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का मतलब क्या हुआ? हमारे पास यहां एक पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज का मतलब जो एक सर्टेन एक पॉइंट पे है, ये किसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ना किसी लेंथ पे, ना किसी सरफेस पे, ना किसी वॉल्यूम में। अब इसकी वजह से हमें पता है ये हर तरफ ऐसे करके अपनी फील्ड फैला रहा होगा। उस फील्ड के अगेंस्ट कहीं इन्फिनिटी पे, कहीं इन्फिनिटी से मैं यूनिट टेस्ट चार्ज को मूव करके ला रहा हूं। हम निकाल क्या रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन के हिसाब से मैं क्या बात कर रहा हूं? अगर मैं यहां से किसी यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को मूव करके लाऊंगा तो जितना मुझे वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, है ना, यही रहेगा। तो उसको हमने क्या कहा कि किसी वक्त मुझे निकालना कहाँ है? इस पॉइंट तक। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है r, जिस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है। तो हमने कहा किसी सर्टेन पॉइंट पे जब मैं उस यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लेकर आ रहा था तब वो इतने डिस्टेंस पे था, इस डिस्टेंस का नाम हम x रख लेते हैं, मान लेते हैं वो यहां पे था। अब जब वो यहां पे था यूनिट टेस्ट चार्ज, तो इसको थोड़ा सा और मूव करने में dx के डिस्प्लेसमेंट देने के लिए मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा। दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज dw, and dw is equal to force F dot
dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब हमें क्या पता है इस चार्ज की फील्ड लाइंस कहाँ होंगी, बीइंग पॉजिटिव इन नेचर इसकी फील्ड लाइंस होंगी उधर को, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है इधर को, फोर्स मुझे इस फील्ड लाइंस के अगेंस्ट लेके आनी पड़ रही है। तो हमारे पास एक और समझो, F को मैं क्या लिख सकता हूँ, F को मैं क्या लिख सकता हूँ, E लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि E क्या होती थी हमारे पास, यूनिट चार्ज के केस में E और F सेम है बिल्कुल, है ना, तो मैं E डॉट dx लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ में आ गई है, क्योंकि हमारे पास E और F दोनों मैग्नीट्यूड में सेम रहते हैं यूनिट चार्ज की बारी में। और ये डॉट प्रोडक्ट किससे हटेगा, कॉस थीटा से, और यहाँ पे थीटा कितना बनेगा 180, क्योंकि फील्ड लाइंस उस साइड में है, डिस्प्लेसमेंट इस साइड में है। कॉस 180 की वैल्यू क्या है बच्चे, -1, तो माइनस ई डी एक्स जो हमारे पास आया है ये स्मॉल वर्क डन आ गया। हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क डन, कब के लिए, जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं यहां से इन्फिनिटी से इस डिस्टेंस तक, आर डिस्टेंस तक मूव कर रहा हूं। तो हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे टोटल वर्क डन जो निकलेगा हमारा वो निकलेगा इन्फिनिटी से आर तक के डिस्प्लेसमेंट के लिए ई डी एक्स विद नेगेटिव साइन। सॉर्टेड है ये। अब E की वैल्यू क्या होती है बच्चा, 1/4πε0 Q/x²। इस x डिस्टेंस के लिए सीधा ये फॉर्मूला लगेगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और इंटीग्रेट करो, इन्फिनिटी से r 1/4πε0 Q/x² dx जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर निकालो, Q/4πε0 1/x² का जब इंटीग्रेशन किया तो क्या आया बच्चा, -1/x इन्फिनिटी टू r। ये कैसे आया, अपना इंटीग्रेशन डायरेक्ट लगा के x⁻⁻² के ऊपर पावर रूल लगाया तो ये बन गया हमारे पास। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, Q/4πε0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और जो नेगेटिव चल रहा था वो ये रहा, ये माइनस और ये माइनस हटा देते हैं, हट गया। अपर लिमिट क्या आई 1/r, लोअर लिमिट क्या डली 1/∞, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0, हटाइए तो हमारे पास बचा Q/4πε0 r। ये हमारे पास वर्क डन आ गया, क्लियर बात है। अब इसके साथ हमारे पास इसी वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूं कि हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया, ठीक है। यही वर्क डन एज अ पोटेंशियल हमारे पास स्टोर हो जाता है। तो V और W इज इक्वल टू Q/4πε0 r। सॉर्टेड है बच्चा। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। बच्चा ध्यान दो एक बार, अब ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्जेस का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज नहीं है, काफी सारे चार्जेस हैं। याद करो हमने फोर्स के केस में क्या किया था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया था कि एक यूनिट चार्ज या किसी चार्ज के ऊपर अगर मुझे मल्टीपल चार्जेस की वजह से फोर्स निकालनी थी, क्या किया था, एल्जेब्रिक सम। सेम करेंगे यहाँ पे भी, हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू सो ऑन Q1, जिनके Qn इन सबके पोजीशन वेक्टर्स क्या है, R1, R2, R3 सारे डिस्टेंस है हमारे पास। अब इन डिस्टेंस के हिसाब से अगर मैं पोटेंशियल्स निकालूंगा सबकी तो क्या निकलेगी, पहले की जैसे पोटेंशियल निकल रही है बच्चा V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r, सेकंड के लिए क्या निकलेगी 1/4πε0 Q2/r2, ऐसे ही अप टू सो ऑन nth के लिए क्या निकलेगी, लास्ट वाले के लिए निकलेगी 1/4πε0 Qn/Rn। निकलेगा कि नहीं। मुझे अगर किसी पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल निकालनी है तो सबके पोटेंशियल का एल्जेब्रिक सम कर देते हैं, यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, सबका सम करते हैं। टोटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू सो ऑन Vn। आएगा कि नहीं है, हाँ जी ठीक है ना बच्चा। ये तो ये हमारे पास, अब हम क्या कर देते हैं, इन सबका एल्जेब्रिक सम कर दो, किया तो क्या आया हमारे पास 1/4πε0 जो है वो तो कॉमन आ गया, 1/4πε0 कॉमन आया, Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3 अप टू सो ऑन Qn/Rn, जिसको मैं सिग्मा के टर्म्स में इस तरीके से लिख सकता हूँ 1/4πε0 सिग्मा वेयर I अप्रोचेस टू 1 to n Qi/Ri। सॉर्टेड है बच्चा, ये क्लियर है। और अगर इसी को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये जो मेरे पास Ri है ये क्या होगा, ये पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, जिसको मैं R0 माइनस Ra फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूंगा। डन। ये न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करो बच्चे, अभी डिस्कस करते हैं इसे, फटाफट से करो। हाँ जी अटेम्प्ट कर लिया बच्चे सबने। एक बार क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। अपने पास क्वेश्चन में बोला क्या है बच्चा, इफ 100 जूल ऑफ वर्क मस्ट बी डन, टोटल वर्क डन दे रखा कितना 100 जूल। क्या तरीका है, सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते चलते हैं,
100 जूल ऑफ वर्क मस्ट बी डन टू मूव इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू 4 कूलम। अब 4 कूलम का चार्ज क्या है जो मूव हो रहा है, तो यहाँ यूनिट चार्ज नहीं है, यहाँ 4 कूलम के चार्ज को हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम अ प्लेस वेयर पोटेंशियल इज -10 टू अनदर प्लेस वेयर पोटेंशियल इज V वोल्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ V। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में क्या गिवन था बच्चे कि एक पॉइंट है हमारे पास, क्या है, कोई एक पॉइंट है, यहां पे पोटेंशियल कितनी थी बच्चा, -10 वोल्ट, और यहां से मूव करके V वोल्ट वाले पोटेंशियल तक मूव करने में मुझे जो वर्क डन लगा वो कितना लगा है बच्चा, 100 जूल्स, यही दे रखा है। और हम मूव किसको कर रहे हैं, 4 कूलम के चार्ज को मूव किसे कर रहे हैं, 4 कूलम के चार्ज को, यही है। तो मुझे V की वैल्यू निकालनी है। अब जरा याद करो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला था दैट इज वर्क डन अपॉन चार्ज, नहीं था क्या, यही था। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और या मैं डेल्टा V को मैं लिख क्या सकता हूं, V1 माइनस V2, बिल्कुल लिख सकता हूं, या V2 माइनस V1 हो तो अपने हिसाब से फाइनल माइनस इनिशियल, एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब V1 कितना है बचा हमारा, V2 कितना है, -10 वोल्ट है ना, वर्क डन कितना है 100 जूल, और चार्ज कितना है 4। सॉल्व कर दें, है ना, यही हुआ हमारे पास। तो अब हमारे पास निकला क्या, V + 10 इज इक्वल टू 25। कहाँ पे 10V, वो तो वोल्ट लिखा था ना, वो V वो वाला V नहीं है, सेम V नहीं है, ये वोल्ट के लिए होगा, वो यूनिट है। समझ में आई ये बात? हाँ जी, क्यों यूनिट चार्ज तो बेटा यूनिट होगा, यूनिट चार्ज क्या होता है जिसकी वैल्यू 1 कूलम होगी, 4 कैसे होगा, ये सोर्स चार्ज को मूव नहीं कर रहे, हम उसी चार्ज को मूव कर रहे हैं, यहाँ यूनिट चार्ज का मूवमेंट नहीं है। हमने कहा हाँ, यहाँ पर मान लो 10 वोल्ट है बेटा, वो V और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये 15 वोल्ट का आंसर आ गया। समझ में आई ये बात, किसी को दिक्कत, ठीक है ना। तो यहाँ मेरी बात समझो, जिस चीज में ये बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि नहीं बार बार भाई ये सोर्स चार्ज है या मूव चार्ज है, हम सोर्स चार्ज को कभी मूव नहीं करते, सोर्स चार्ज हमने रखा हुआ है। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मान लो हमने यहाँ पे ये क्या रखा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो चार्ज्ड है। अब मैं इससे इस डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ, या इस और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा 2 पॉइंट्स के बीच में। तो अब मैं इसको तो मूव करूंगा ही नहीं, मैं किसी अपनी डेरिवेशंस के लिए हम क्या निकालते हैं, यूनिट टेस्ट चार्ज को मूव करके देख लेते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली तो हम कितने भी चार्ज को मूव करके देख सकते हैं। तो डेरिवेशंस में यूनिट टेस्ट चार्ज की जगह अगर मैं गिवन चार्ज ले लूं तो क्या होगा, उस गिवन चार्ज की वैल्यू से डिवाइड कर दो, वही किया यहां पे, ठीक है। चलो चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ये क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, 2 पॉइंट चार्जेस। सबसे पहले क्या करो बच्चा, गिवन लिखो, कोशिश करो तुम्हारे पास डेटा हो, तुम्हें कंसेप्ट अपने तरीके से सिंप्लीफाइड फॉर्म में तुम्हें समझ में आए। 2 पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्ज का मतलब यूनिट चार्ज नहीं है, पॉइंट चार्ज का मतलब डॉट चार्ज है बेटा, जो सरफेस या लाइन पे या वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। पॉइंट चार्ज और यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज अलग हैं, 2 चीजें, ठीक है। पॉइंट चार्ज का मतलब है एक पॉइंट पे चार्ज है, वो हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक की वैल्यू 4 माइक्रोकूलम, दूसरे की वैल्यू -2 माइक्रोकूलम, are separated by a distance of 1 meter in air. Calculate at what point on the line joining the 2 charges is the electric potential 0. क्या बोला है, कैसे पॉइंट की वैल्यू निकालो जहां पर +4 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे 0 होना चाहिए, या फिर उस बीच के मतलब आगे पीछे कहीं पे भी कोई पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बोला कैलकुलेट एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस,
ऑन द लाइन, अब उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के बाहर है अंदर है, वो तुम सॉल्व करोगे तो पता चलेगा। ठीक है, जल्दी से अटेम्प्ट करो फिर मैं समझाता हूँ। हाँ जी, हो गया बच्चा, अटेम्प्ट कर लिया सबने। अब देखो जरा करना क्या है। इस क्वेश्चन के अगर कंसेप्ट को पकड़ोगे, इन्होंने बोला है 2 पॉइंट चार्जेस हैं +4 और -2, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में कहीं पर पोटेंशियल 0 होनी चाहिए। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में कहीं पोटेंशियल 0 है, तो हम क्या लगाएं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सिंपल कहानी। इन्होंने खुद बोल दिया है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, जो पोटेंशियल होनी चाहिए टोटल सम 0 होना चाहिए, तो V1 + V2 शुड बी 0। ऐसा ही कुछ हमने क्या लिया, यहां पे हमारे पास ये एक लाइन है, यहां पे +4 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस कितना था 1 मीटर। 1 मीटर में मैंने मान लिया एक डिस्टेंस x है, एक डिस्टेंस 1 - x आ गया, और इस P पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल क्या आनी चाहिए, 0। क्लियर है। अब इसके लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा दो, इसके लिए डिस्टेंस के हिसाब से पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा दो, 1/4πε0 Q/r, यही था फॉर्मूला। V1 कितना निकला, 1/4πε0 को K लिख लिया, क्योंकि अल्टीमेटली सम करके इक्वल्स टू 0 लिखते हैं, वैल्यूज तो डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। K × 4 × 10⁻⁻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 ⁻
सिमिलरली जब मैं V2 का निकालूंगा तो V2 क्या निकलेगा, V2 आएगा हमारे पास K इंटू माइनस टू इंटू 10⁻⁻⁶/x। अगर तुम इस क्वेश्चन में माइक्रो कूलम में कूलम में कन्वर्ट ना भी करते तो आंसर सेम आएगा, लेकिन टेक्निकली तुम गलत हो जाते हो, इसलिए कर लेना। चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव डालनी है पोटेंशियल वाले में। हाँ, यहाँ उस बाकी सब में डलेगी। अब यहाँ जब तुमने वैल्यू डाली तो क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज डिफरेंस आ जाएगा ना, Q की वैल्यू डलेगी, उसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डला है, नेगेटिव है तो नेगेटिव डलेगा, ये ध्यान रखना। हमने क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैट वाले में जब शुरू वाले पार्ट में किया था, जब हम कूलम्स लॉ लगा रहे थे, उसमें Q1 और Q2 के नेचर के बारे में हम बात नहीं कर रहे थे, है ना। यहाँ पे विद मैग्नीट्यूड और उसका जो नेगेटिव या पॉजिटिव वो साथ में डलेगा, डाला ये और इक्वल्स टू 0 हुआ। K इंटू 10⁻⁻⁶ खत्म, 4/1 - x प्लस -2/x मस्ट बी इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई किया, x की वैल्यू निकली 1/3 और 1 - x की निकलेगी 2/3। और इसमें हमें ये बताना जरूरी है कि 1/3 फ्रॉम -2 एंड 2/3 फ्रॉम 4 माइक्रोकूलम, उस पॉइंट पर हमारी पोटेंशियल क्या रहेगी, 0 रहेगी। क्लियर है बच्चा, समझ में आया? कोई बच्चा जिसको क्लियर नहीं हो, समझ ना आ रहा हो, बता देना। आ गया? अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं बच्चा। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो जरा, चार्जेस 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम एंड 1 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम आर प्लेस्ड एट कॉर्नर A एंड B ऑफ अ स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ पे दो चार्जेस रखे हुए हैं of square of side 5 centimeter as shown in the figure. How much work will be done against the electric field in moving a charge of 1 times 10⁻⁻⁶, मतलब 1 microcoulomb from C to D। मुझे करना क्या इस क्वेश्चन में, हमें C से चार्ज को मूव करके D तक लेके जाना है। एक स्क्वायर है, यहाँ पर A और B पर दो चार्जेस रखे हैं Q1 और Q2, और मेरे पास एक चार्ज है 1 इंटू 10⁻⁻⁶। मुझे उसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कराना है। तो यहां से यहां तक मूव कराने में कितना वर्क डन होगा, मुझे वो निकालना है। कोशिश करो, डायग्राम गिवन है। हाँ जी, सी से डी तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। सी का पोटेंशियल और डी का पोटेंशियल दोनों का माइनस कर देंगे, वर्क डन आ जाना चाहिए। यही हुआ ना, निकालो, कोशिश करो। हाँ जी, अब ना इस क्वेश्चन में हमें करना क्या था, वापस से एक बार ही बता रहा हूँ। जिसने ट्राई कर लिया बहुत बढ़िया, जिसका आंसर आ गया और भी अच्छा। हमें निकालना था, अगर मैं एक चार्ज को 1 माइक्रोकूलम के चार्ज को C से D तक मूव कराऊं तो कितना वर्क डन निकलेगा। सीधी कहानी है, अगर मुझे दोनों का पोटेंशियल पता चल जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंगली मैं वर्क डन निकाल सकता हूँ। होता है ना, वर्क डन है ही हमारे पास, पोटेंशियल क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो मैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज से अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकल सकता है, हमारे पास है क्या, डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं Q इंटू डेल्टा V, मेरे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा कि नहीं। तो मेरा टारगेट फिलहाल, अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो Q इंटू डेल्टा V के हिसाब से ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का गेम है सारा।
तो मुझे क्या करना है, सी से डी पे मूव करना है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, वीडी माइनस वीसी। बिल्कुल ठीक है, चार्ज हमें गिवन है जो मूव कर रहा हूं 1 माइक्रो कूलम, वर्क डन आना चाहिए। अब स्टोरी है वीडी कैसे निकलेगा। अब जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ये जो डायग्राम गिवन है, हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, ये जो स्क्वायर गिवन है, मुझे पहले वीडी या वीसी के हर दोनों के ऊपर पोटेंशियल निकालना है। अब इस चीज को समझना, जब मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूं वीसी पे, किसकी वजह से पोटेंशियल है, एक तो Q2 चार्ज की वजह से और एक Q1 चार्ज की वजह से। तो जो Q2 चार्ज की वजह से होगा उसमें डिस्टेंस कितना है बचा, 5 सेंटीमीटर। तो मैं इसको कितना लिख सकता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय 5 इंटू 10⁻⁻² का लिख सकता हूं। वो क्यों किया, सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट किया। बात ठीक है। और इस चार्ज की वजह से भी तो यहां पे पोटेंशियल होगा कि नहीं, समझ पा रहे हो जो मैं बोलना चाहता हूं। हमारे पास जब ये स्क्वायर है, इस पॉइंट पर कितना चार्ज, पहले Q2 वाला इंपैक्ट और फिर ये Q1 वाला इंपैक्ट, दोनों ही होंगे कि नहीं। और बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी, यहाँ वेक्टर कंपोनेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही मुझे। मैं क्या बात कर रहा हूँ, यहां से Q2 की वजह से यहाँ जो पोटेंशियल निकलेगी वो 5 × 10⁻⁻² के डिस्टेंस के हिसाब से लगा लेते हैं, क्योंकि 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन था डिस्टेंस। ये स्क्वायर था तो ये पाइथागोरस लग के ये भी 5 × 10⁻² था, तो ये 5√2 × 10⁻² निकला कि नहीं। ये मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया सिर्फ। Q1 की वजह से यहाँ जो पोटेंशियल आएगी और जो Q2 की वजह से यहाँ पोटेंशियल आएगी, मैं एक काम करता हूँ, VC = V1 + V2 लिख रहा हूँ। V1 क्या है बच्चा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1, और V2 क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू V2। किसी को दिक्कत है इसमें, पता चला है। और फॉर्मूला क्या निकलेगा, अगर मैं V1 लिख रहा हूं तो निकलेगा K, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने K लिख लिया, Q1/R, R क्या है बच्चा, 5√2 × 10⁻⁻²। किसी को दिक्कत। सिमिलरली जब मैं V2 लिखूंगा तो V2 कितना आएगा बच्चा हमारे पास, जब मैं V2 लिख रहा हूं तो इस चार्ज की वजह से K Q2/5 × 10⁻⁻²। कोई दिक्कत। टोटल V कैसे निकलेगा, टोटल V अलजेब्रिक सम निकलेगा दोनों का, तो दोनों को प्लस कर दो। तो हमारे पास जो टोटल V निकलेगा, VC K/5 × 10⁻⁻² कॉमन ले लेता हूं बच्चा, अंदर क्या बचा, Q1/√2 + Q2। निकला कि नहीं, ये निकल गया VC। सिमिलरली अगर मैं VD निकालूं, अब VD क्या होगा, जो यहां पे D निकलेगा, अब ये भी दोनों के हिसाब से निकलेगा। डिस्टेंस सेम वही 5√2 × 10⁻⁻², और ये वाला डिस्टेंस कितना है, 5 × 10⁻⁻²। हुआ कि नहीं, सेम कहानी, V1 + V2 आएगा कि नहीं, बिल्कुल ऐसे ही आएगा। अब एक बात समझो, इन मैग्नीट्यूड कुछ फर्क पड़ रहा है। कौन कह रहा था 0, तुमने कहा था 0। अब ये 0 है कि नहीं, जिसने बहुत जल्दी जज कर लिया, ऑब्जेक्टिव होगा तो फंस जाओगे। क्यों, अब समझो, जब मैं निकाल रहा हूं, हमारे पास क्या निकाल रहा हूं बच्चे, VD के ऊपर, VD वाले पोटेंशियल को निकालना, 1 मिनट लिखना बच्चे साथ साथ में। VD हमने क्या निकाला है, VD के लिए जब मैं V1 लिखूंगा, V1 क्या आएगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 क्या आएगा, KQ/5 × 10⁻⁻², और Q1 क्या है, Q की वैल्यू क्या है, Q1। V2 क्या निकलेगा, KQ2/5√2 × 10⁻⁻²। आया कि नहीं, जब मैंने कॉमन लिया तो क्या आया, K/5 × 10⁻⁻² कॉमन आया, Q1 + Q2/√2 आया कि नहीं। अब एक बात बताओ, जो मेरा VC है वो कितना निकला था, K/5 × 10⁻⁻² Q1/√2 + Q2। यहां क्या निकला है, Q1 + Q2/√2। क्या ये सेम है, अलग अलग है बेटा, यहाँ पे Q2/√2 था, यहाँ Q1/√2 है, तो सेम तो नहीं है। तो सेम नहीं है तो यहां से यहां लाने में वर्क डन 0 नहीं होगा। अगर इक्वी पोटेंशियल होता, मतलब दोनों जगह पे सेम पोटेंशियल आती, तो वर्क डन 0 होता। अब हमारा टारगेट क्या है, अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू VD - VC। आएगा कि नहीं, यही आएगा, VD - VC इंटू चार्ज। चार्ज कितना है, जो हमारा चार्ज हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, 1 × 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम।
डन है, ठीक है। किसी को दिक्कत? इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा फाइनली सिंप्लीफाई करके इस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। सॉर्टेड है बच्चा? कंसेप्ट समझ में आ गया? इसी के बेसिस पे ये पोटेंशियल डिफरेंस के हमारे पास बच्चा काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें अटेम्प्ट करके रखने हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 45 मिनट्स के अंदर ये सारे क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे, हर बच्चे को करके रखने हैं। हम बात कर रहे हैं बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? हमने बात करी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हम उस पॉइंट चार्ज से होते हुए कहां पहुंचे? डायपोल पे। सेम जैसा फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने किया था कि पहले एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। अब इसी तरीके से हमने क्या किया? एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाली, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी एक डायपोल की वजह से। इसी तरीके से अब यहाँ पे हम एक डायपोल के बेसिस पे या डायपोल की फील्ड में हम उसकी पोटेंशियल निकालने वाले, ठीक है। अब पोटेंशियल निकालते हुए हमारे पास दो पॉइंट्स आते हैं, कौन से? एक एक्सियल, एक इक्वेटोरियल, या हम इस डेरिवेशन में जो करेंगे एट एनी पॉइंट वाला, लेकिन हम यहां पर उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डायरेक्टली रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं। अभी देखते हैं किस तरीके से होगा, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, साथ के साथ करते जाएंगे बच्चे। ये अभी एट एनी पॉइंट की बात नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो काइंड ऑफ यही कर रहे हैं कि एट एनी पॉइंट है। अगर जो तुम इस डायग्राम पे ध्यान दोगे, जो मैं अभी बोर्ड पे बना के डिटेल में बताने वाला हूं, ये हमारा डायपोल है, तो ये कोई पॉइंट है। ऑब्वियस सी बात है, ये इक्वेटोरियल नहीं है क्योंकि सेंटर की लाइन नहीं है, एक्सियल नहीं है क्योंकि इसके एक्सिस वाली लाइन पे नहीं है, तो ये एट एनी पॉइंट ही बनी, उसके लिए हम डिराइव करने वाले हैं। देखो जरा, हमारे पास सबसे पहले है क्या इसमें? लेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या बच्चा? ध्यान दो, लेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू एट ए एंड प्लस क्यू एट बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल डायपोल को डिफाइन किया है, ए बी आ गया 2, और डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या रहता है? Q इंटू 2a, यही रहता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू दैट इज चार्ज एट A। अब हम पहले एक बार एक ड्रॉ करता हूं मैं इसे, और इसके साथ साथ में तुम्हें रिलेट कराना शुरू करूंगा। हमारे पास है क्या बच्चा? यहां पर एक चार्ज है माइनस क्यू और एक चार्ज है प्लस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस है 2a, सेंटर पॉइंट मान लेते हैं O। कोई एक रैंडम पॉइंट है P जहां पर मुझे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू बोथ चार्जेस। अब मैं यहां से एक बार एक काम करता हूं, मैं पहले इस पॉइंट से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अगर निकालूं तो यहां पे हमारे डिस्टेंस कितना होगा, है ना? इसके लिए मैं डिस्टेंस मान लेता हूं R1। सॉर्टेड है। ऐसे ही अगर मैं एक काम करते हैं, इसका नाम रख लेते हैं, इस पॉइंट का A और इस पॉइंट का B, जहां पे हमने प्लस क्यू रखा है। ऐसे ही B वाले से अगर मैं यहां निकालना चाहता हूं, ठीक है, ये मैं इधर जानबूझ के थोड़ा सा टेढ़ा बनाया कि ये ना लगे कि ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, एट एनी पॉइंट ही है, ठीक है ना, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। तो ये हमारा डिस्टेंस क्या आ गया बच्चा? R2। डन है। R1 और R2 क्लियर है, पोजीशन वेक्टर्स आ गए। अब R1 और R2 पोजीशन वेक्टर है, लेकिन जब मैं मिला जुला के डायपोल के लिए निकालता हूं तो मुझे ओवरऑल पोजीशन वेक्टर सेंटर से लेना होता है कि नहीं? याद आया? जब हमने डायपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी तो हमने हमेशा जो डिस्टेंस लिया था वो उसके सेंटर से कंसीडर करके किया था। तो इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या आ गया? R। यहां तक डन है। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है बच्चा V1 क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, जहां पर हमने मान लो यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा होता जिस पे निकाल रहे थे, उस पे हमारे पास V1 ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, क्या फॉर्मूला था हमने डिराइव किया था लास्ट टाइम? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। यहाँ R का केस क्या आएगा? R1, है ना? R की जगह क्या आएगा? ये वाला डिस्टेंस R1 आएगा। किसी को इसमें दिक्कत? इसी तरीके से अगर मैं V2 लूं, जो V2 किसके लिए आएगा बच्चा? इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, उसका नाम मैंने रखा है V2, और वो क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R2। किसी को दिक्कत? यहां तक बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। अब बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अगर यहां पर दो चार्जेस की वजह से कोई पोटेंशियल है तो क्या होगा? बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द नेट पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2।
विच इज इक्वल टू 1/4πε0। अगर मैंने कॉमन लिया और क्यू भी कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 1/r1 प्लस 1/r2 निकलना चाहिए सीधा सीधा। ये इसमें तो कुछ टफ नहीं है ना, होना चाहिए कि नहीं ये वाला, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर जब इधर देखो, अब जब हम ये पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें एक छोटा सा चेंज होता है। क्या होता है, हम यहां पर चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके नेचर को भी लिखते हैं। लिखते थे कि नहीं, याद करो, जब हम पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालते थे तो क्या करते थे, 1/4πε0 प्लस q/r। और अगर माइनस चार्ज से निकालते थे तो क्या आता था, 1/4πε0 माइनस q/r। तो करके ये जो मैंने नेगेटिव लगाया, अच्छा सॉरी नेगेटिव मैंने इस पे नहीं, v1 के लिए लगेगा। ये बात समझ में आई है बच्चा, ये इसके लिए नेगेटिव है क्योंकि v1 मैंने नेगेटिव चार्ज के लिए माना था। डन है। अब जब मैं इसमें अगर फॉर्मूला में माइनस क्यू अगर कॉमन मान लो, q/4πε0 कॉमन लिया तो यहाँ नेगेटिव आ गया। अब अगर यहाँ नेगेटिव आ गया तो इसको मैं फॉर्मूला को रीराइट कैसे करूं, मतलब इस तरीके से लिख देते 1/r2 माइनस 1/r1। कोई परेशानी, ये ध्यान रहेगा, ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लो हर बार। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, फोर्सेस के बारे में कहीं पर भी हमने चार्जेस के नेचर को रिप्रेजेंट नहीं किया था, सिर्फ पोटेंशियल की बारे में हम जो फॉर्मूला लिखते हैं तो अगर प्लस चार्ज है तो प्लस क्यू लिखते हैं, माइनस चार्ज है तो माइनस क्यू लिखते हैं। डन है। और उसकी वजह से यहाँ पे अब ये नेगेटिव आया। डन। अब मेरा टारगेट क्या है, मुझे 1/r1 और r2 को किसके साथ रिलेट कराना है, इस r के साथ और इन a के साथ, क्योंकि r1 और r2 एक अननोन क्वांटिटीज हैं डायपोल के हिसाब से। हमारे पास ये जो डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस जा रहा है, मुझे घुमा फिरा के इसके साथ रिलेट कराना है। डन है, ये बात समझ में आ रही है। अब देखो बच्चा एक बार, अब मैं बाय ज्योमेट्री अगर मैं बात करूं, पहले एक बात बताओ, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, -2 प्लस। डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन यही होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब अगर यहां पर मैं कुछ एंगल्स की बात करूं, ये हमारा जो r है ये डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल पे अलाइंड है, इसमें किसी को दिक्कत, ठीक है। जो हमारा ये पोजीशन वेक्टर है ये डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन के साथ किस पे है, थीटा एंगल पे अलाइंड है। अगर ये थीटा है तो इसके साथ वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा। बिल्कुल ठीक है, लीनियर पेयर है, कुछ खास अलग नहीं किया हमने इसमें भी, है ना। ठीक है, यहां तक पता चल रहा है बच्चे हमने क्या किया। डन। अब मेरे को जो करना है मेन, यहां पर जो हमने फॉर्मूला निकालना है, इसमें 1/r2 माइनस 1/r1 इन की वैल्यू निकालनी है। अब एक बात देखो, मैं अगर इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं OBP, इस ट्रायंगल में ध्यान देना एक बार। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो हमारे पास एक वेक्टर जा रहा है इधर को, एक वेक्टर जा रहा है इधर को, r2 जा रहा है इधर, और इधर को क्या गया बच्चे, डायपोल गया P, है ना, जिसका डिस्टेंस कितना था, अदरवाइज यहां से डायपोल की डायरेक्शन वो थी, डिस्टेंस हमारा A था कि नहीं, यही था। और यहां से R गया है ऐसे, और इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। कुछ ऐसा बना, बिल्कुल ठीक है। अब एक बात बताओ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए कि नहीं। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वाला कंसेप्ट बन गया, बना है। किसी को इसमें परेशानी, ऐसा कुछ पता चल रहा है क्या कर रहा हूं मैं। तो यहां पर अगर मैं R2 और इस, हाँ जी क्लियर है, ये पता चला। इसी तरीके से अब इस ट्रायंगल में ध्यान देना, इस ट्रायंगल के अंदर जो ये AO और P ट्रायंगल है, ये जा रहा है R1, ये गया हमारे पास A, और इधर को क्या आ गया बच्चे, R। बिल्कुल ठीक है। एंगल कितना बना है, 180 माइनस थीटा इधर। बट एक बात देखो, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं तो ये तो एंगल थीटा यहां आया कि नहीं, ये बात समझ रहे हो। अगर डायपोल की डायरेक्शन उधर है तो ये जो हमारा R है वो डायपोल की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल पे अलाइंड है कि नहीं। 180 माइनस थीटा इस साइड का एंगल है, लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से यही थीटा एंगल पे R और ये डायपोल की डायरेक्शन दोनों थीटा के एंगल पे अलाइंड हैं कि नहीं एक दूसरे के साथ। ये बात समझ में आ रही है। अब मैं एक एक ट्रायंगल करके इनके अंदर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाने वाला हूँ। सबसे पहले बाय द ज्योमेट्री हम इसके लिए लगाएं जब, तो क्या निकलेगा, R1 का स्क्वायर,
क्योंकि इस वेक्टर और इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो R1 आ रहा है, दिख रहा है? इस वेक्टर का और इस वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है? R1। तो क्या निकलेगा बच्चा? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR cos थीटा। किसी को दिक्कत है इसमें? और ये बात समझ में आई है थीटा क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो क्या? थीटा। और उन दोनों का रिजल्टेंट हमारा ये बनता होता है। डन है? ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से किया, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि बाय ज्योमेट्री R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR cos थीटा। किसी बच्चे को इसमें परेशानी? अब एक काम करो, इसी तरीके से जब मैं R2 का स्क्वायर लिखूंगा, अब R2 का स्क्वायर क्या आएगा? R2 के स्क्वायर की बारी में जो हमारे पास एंगल बन रहा है, ये देखो यहां से और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये यहाँ पे कितना बन रहा है बच्चे? 180 माइनस थीटा। समझ में आई ये बात? तो R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस 2AR cos ऑफ 180 माइनस थीटा। डन है? देखो हमारे पास हुआ क्या बच्चा, यहां पे एक बारी ध्यान देना। ये अपने पास डायग्राम था पूरा, इस डायग्राम के अंदर ये P की डायरेक्शन है। अब इस ट्रायंगल के लिए देखो, इस वाले ट्रायंगल के लिए जब मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे हमारे पास ये डायरेक्शन आई डायपोल की, ये डायरेक्शन आया एक वेक्टर। अब मैं अगर एक हमारे पास एक और क्या तरीका होता था याद है? वेक्टर शिफ्टिंग का। वेक्टर शिफ्टिंग में हम क्या करते थे समझने के लिए, ये अगर मान लो यहाँ एक वेक्टर आ रहा है, मैं सेम बिल्कुल पैरेलल वेक्टर यहाँ बना दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जितने एंगल पे ये अलाइंड है उतने ही एंगल पे ये अलाइंड हुआ कि नहीं? अब ये एंगल कितना आया हमारे पास? एक तरह से थीटा आया। और नीचे क्या जा रहा था? ये ए था डायपोल, और इन दोनों का रिजल्टेंट आया ये। इस टाइप से बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है यहाँ पे, है ना? कर सकते हैं हम। तो यहाँ ये क्या है? ये जो बीच वाली लाइन आई है ये क्या बनी है बच्चे? R1। ये क्या था? R। समझ रहे हो बच्चे? तो इस वाले का और इस वाले का रिजल्टेंट बना ये। एंगल कितना है इनके बीच में? थीटा। डन। तो R जो R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2AR cos थीटा बना। बिल्कुल ठीक है। अब दूसरे वाले का केस लेते हैं, दूसरे ट्रायंगल के हिसाब से देखना। अब इसमें हमारे पास है क्या? एक वेक्टर कहां जा रहा है? इस डायरेक्शन में, और एक वेक्टर की डायरेक्शन कहां है? इस तरीके से। मतलब ये ना थोड़ा स्ट्रेट है बेशक, इस तरीके से ये है। और इनका रिजल्टेंट कहां जा रहा है? अभी हमारे पास अगर देखो ये एक वेक्टर है, रुको मैं अभी दिखाता हूं तुम्हें, क्योंकि ना यहाँ डायरेक्शन शिफ्ट होती है सिर्फ उस वजह से है। जैसे एक वेक्टर गया ये वाला, एक वेक्टर गया ये वाला, और इनका रिजल्टेंट कहाँ है? इस डायरेक्शन में। ऐसे आ रहा है कि नहीं? ये जो R2 है, अगर मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाऊं तो ये ऐसा करके कुछ बन रहा है कि नहीं? रिजल्टेंट इधर कैसे आ सकता है? तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस वेक्टर को मान लो मैं अगर जो इधर शिफ्ट करता हूं, तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है, इनके बीच का तो रिजल्टेंट हमेशा यहां आना चाहिए था, है ना? फिर ये रिजल्टेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे जा रहा है? क्योंकि ये जो हमारे पास गया है ये इस थीटा के हिसाब से अपनी डायरेक्शन देखो। अब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? हमारे पास जो P आना चाहिए, A आना चाहिए, वो इस साइड होना चाहिए। जो अगर मैं A का डिस्टेंस लूं वो इसके हिसाब से लूं मैं, ये इधर आएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में आना चाहिए कि नहीं? ये समझ में आई है? आइडिया लग रहा है थोड़ा सा कि हमारे पास जब मैं A के डिस्टेंस के हिसाब से ले रहा हूं, तो हमारा इसके रिस्पेक्ट में हमारा जो डिस्टेंस है A इधर है। अगर A इधर है तो उसकी डायरेक्शन यहां पकड़ी, एक ये वेक्टर ये, और इन दोनों का रिजल्टेंट अब मैं इसको शिफ्ट करके दिखा रहा हूं, तो ये शिफ्ट हो गया हमारा रिजल्टेंट। पैरेलल शिफ्टिंग करिए बस। ये हुआ कि नहीं? तो यहां पे इस वाले केस में 180 माइनस थीटा का एंगल कंसीडर हुआ। पता चला है? ठीक है। तो ये हम इतना डिटेल में करते कैसे हैं? हम सीधा बाय ज्योमेट्री लिख के डायरेक्टली कर देते हैं इसे। समझ में आया? तो वो वेक्टर शिफ्टिंग की वजह से है। और हमारे पास अब जो आता है वो दो इक्वेशंस हमें मिल जाती हैं। पहली इक्वेशन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR cos थीटा, जिसकी इक्वेशन नंबर 1 मान लो। R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR cos 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चा? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR cos थीटा।
कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। किसी बच्चे को इसमें परेशानी? यहाँ तक हम सेकंड इक्वेशन तक आ गए। मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है इस वैल्यू की वैल्यू निकालना, 1/r2 माइनस 1/r1। आर वेक्टर और ए वेक्टर की टर्म्स में इसको निकालना है। तो मेरे को रेसिप्रोकल चाहिए, है ना, घुमा फिरा के मेरे को पहुंचना क्या, मुझे पहुंचना तो रेसिप्रोकल तक है। तो एक काम करते हैं, पहले दोनों में से आर आर कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में से आर कॉमन लो बच्चा। जब मैं फर्स्ट इक्वेशन में से, एक मिनट ये वाला पार्ट हटा देता हूं यहां से। फर्स्ट इक्वेशन में से आर कॉमन लेना बच्चा एलएचएस में, देखना जरा क्या बन रहा है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में से आर कॉमन लूंगा तो r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या बना बचा, 1 प्लस a बाई आर का होल स्क्वायर प्लस 2a बाई आर कॉस थीटा, ऐसा बना। और सेकेंड इक्वेशन में से इसमें से r कॉमन लूंगा तो यहां बनेगा r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कॉमन लिया तो क्या बना, 1 प्लस a बाई आर का होल स्क्वायर माइनस 2a बाई आर कॉस थीटा। किसी को दिक्कत? कॉमन लेके ऐसा लिख सकता हूं मैं। अब जब हमने इस तरीके से कॉमन लिया है, यहां तक वैलिड है। एक काम करते हैं बच्चा, अब हम इसके बाद यहां तक जहां तक हम पहुंच गए हैं, अब देखो कहानी क्या है। जो r है वो क्या होता है, r जो डिस्टेंस होता है इट इज एक्सट्रीमली ग्रेटर देन a। क्योंकि डायपोल हम हमेशा कैसे कंसीडर करते हैं कि डायपोल इतनी छोटी चीज है, इतनी छोटी चीज है कि उसका डिस्टेंस डायपोल के पास वाले डिस्टेंस के कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल होता है। तो r इज एक्सट्रीमली ग्रेटर देन a। तो अगर r एक्सट्रीमली ग्रेटर देन a है तो a बाय r की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0, दैट इज नेग्लिजिबल हो सकती है कि नहीं? इसको तो हमें कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अगर a बाय r बहुत छोटी है, सिंस न्यूमरेटर बहुत छोटा डिनोमिनेटर बहुत बड़ा, तो ये 0.000 समथिंग है और उसका फिर स्क्वायर करना है, तो और छोटी वैल्यू आ गई कि नहीं? समझ रहे हो ये वाली बात? सिंस r इज एक्सट्रीमली लार्जर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है और न्यूमरेटर बहुत छोटा है तो वैल्यू वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। फिर उस 0.0001 उसका स्क्वायर कर दिया तो और छोटा होगा, क्योंकि 0.001 का स्क्वायर क्या होगा, 0.000001, इतना ही होगा ना। तो इतनी छोटी वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, साइड कर दो। तो हमने क्या किया, a बाय आर स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड, इसको निग्लेक्ट कर दो दोनों केसेस में। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस 2a बाय आर कॉस थीटा। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी बच्चा, r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 माइनस 2a बाय आर कॉस थीटा। किसी को परेशानी इसमें? यहां तक ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है यहां तक। अब देखो, अभी जब हम यहां तक पहुंचे, हमारा जो टारगेट है 1/r2 r1 वो भी अभी तक पहुंचा नहीं है, क्योंकि पहली बात तो इनको रेसिप्रोकल में करना है, दूसरा उनकी पावर क्या होनी चाहिए, सीधा 1 1 होनी चाहिए। अभी हमारे पास स्क्वायर है तो टेकिंग रूट बोथ साइड कर दें। जब मैं टेकिंग रूट बोथ साइड कर रहा हूं तो यहां क्या बनेगा, r1 इज इक्वल टू r टाइम्स 1 प्लस 2a बाय r कॉस थीटा रेस टू दी पावर 1/2। स्क्वायर रूट लग गया ना, डन है। और यहां पर भी जो मेरे पास r2 आएगा तो आएगा r 1 माइनस 2a बाय r कॉस थीटा रेस टू दी पावर 1/2। यहां तक किसी को दिक्कत? बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो रेसिप्रोकल में चाहिए r1 और r2, है ना, मुझे तो r1 और r2 रेसिप्रोकल में चाहिए। तो एक काम करते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अगर मैं अब इनका रेसिप्रोकल करूंगा, 1/r1 इज इक्वल टू 1/r 1 प्लस 2a बाय r कॉस थीटा रेस टू दी पावर माइनस 1/2 लिख दूं। किसी को परेशानी? पावर में नेगेटिव लिख दूंगा तो मतलब रेसिप्रोकल ही है। सेम यहां पे करते हैं, r2 1/r2 इज इक्वल टू 1/r 1 माइनस 2a बाय r कॉस थीटा टाइम्स मतलब रेस टू दी पावर माइनस 1/2। ये लिख दूं कि नहीं? किसी को परेशानी इसमें? है ना, यहां पे हमने क्या किया, उसका रेसिप्रोकल लिया तो पावर में हमारे पास जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया। अब हमारे पास लगती है बायनॉमियल थ्योरम। बायनॉमियल थ्योरम में क्या होता था बच्चे,
बाइनोमियल थ्योरम में अगर मेरे पास a प्लस बी होल रेज टू दी पर माइनस n होता है, नेगेटिव पावर और फ्रैक्शनल पावर्स के लिए लगती है ये। अगर मेरे पास नेगेटिव पावर हो या मान लो फ्रैक्शन में पावर हो, चाहे वो पावर नेगेटिव है या पॉजिटिव, अगर फ्रैक्शन में है तो सीधा सीधा क्या होती है, ये वाली जो पावर है ये सेकंड टर्म के आगे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये खुलेगा कैसे, a माइनस बी बाई एन। समझ में आई है? पता चला ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट होता है। बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशंस के काम आती है। जो +1 नॉन मेड वाले बच्चे होते हैं उन्होंने थोड़ा बहुत बाइनोमियल के बारे में पढ़ा होता है। और बाइनोमियल थ्योरम के अंदर लेकिन नेगेटिव और फ्रैक्शन पावर्स में हम क्या करते हैं, सिर्फ 2 टर्म्स खोलते हैं और दूसरी टर्म में क्या होता है, पहली टर्म एज इट इज, जो सेकंड टर्म खुलती है उसमें पावर सेकंड टर्म के साथ बस मल्टीप्लाई हो जाती है और बाकी आगे वाली वैल्यूज इतनी छोटी होती है कि वो नेग्लिजिबल होती है, तो उनको हम कंसीडर ही नहीं करते। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर तुम्हारे पास कोई पावर नेगेटिव में हो या फ्रैक्शन में हो तो बस उसे सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो खुल जाएगा। अब यहां देखो, यहां जब हम ऐसा करेंगे तो क्या आएगा, 1/r1 इज इक्वल टू 1/r1, ये -1/2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -1/2 टाइम्स 2a/r cos थीटा। बनेगा कि नहीं, ऐसा बन जाएगा। ऐसे ही यहां क्या आएगा, 1/r2 इज इक्वल टू 1/r टाइम्स 1 माइनस, अब माइनस के साथ -1/2 और 2a/r cos थीटा। ये समझ में आया? ये जो मैंने रेड कलर से लिखा है वो क्या किया, वो पावर्स मल्टीप्लाई किए। तो यहां से 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ये क्या बन गया, 1/r1 इज इक्वल टू 1/r1 माइनस a/r cos थीटा। और ये क्या बना, 1/r2 इज इक्वल टू 1/r1 प्लस a/r cos थीटा। किसी को इसमें परेशानी बचा? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब मेरे पास 1/r1 और 1/r2 की वैल्यूज आ गई कि नहीं, ये दोनों वैल्यूज अब हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, ये दोनों, हाँ वो कॉमन आ जाएगा और बाकी जो सॉल्व होगा a/r ऐड ऑन हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव है बेटा, प्लस होएंगे, 1 कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो फटाफट साथ साथ में। ठीक है, करो फटाफट। ठीक है, मैं मिटा दूं बच्चा ये सारा, ये सेकंड इक्वेशन तक पहुंच गए हैं। तो ये वैल्यू सीधा उसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि बनेगा क्या। आ जाओ साथ में सॉल्व करते रहना। हाँ जी ठीक है, तो ये वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो v कितना निकला, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एज इट इज 1/r2 की वैल्यू क्या है बच्चा, 1/r टाइम्स 1 प्लस a/r cos थीटा। डन। माइनस 1/r1 की वैल्यू क्या है, 1/r1 माइनस a/r cos थीटा। किसी को दिक्कत? 1/r पूरे में से कॉमन लिया तो क्या आया, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब यहां क्या बना, 1 प्लस a/r cos थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस a/r cos थीटा। 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बन गया, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a/r cos थीटा। बना कि नहीं, समझ में आया? और एक और बाहर था वो वाला। ठीक बात है बच्चा, ये ब्रैकेट के अंदर से हुआ और ये सॉल्व होके आया q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर और ऊपर क्या बना, 2a cos थीटा। किसी को परेशानी? ठीक है, ये पता चल गया बच्चे हमारे पास। अब q2a क्या होता था, q2a को मैं p लिख सकता हूं, तो इसकी जगह मैं p लिख देता हूं। तो ये हमारे पास बन गया p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर cos थीटा। डन है, किसी को दिक्कत? और ज्यादा मेरे को अगर इसको डिटेल में लेके जाना है, मतलब थोड़ा सा और अगर हम इसको पोजीशन के हिसाब से बताएं तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, p वेक्टर डॉट r कैप। cos थीटा को सिंप्लीफाई कर लिया ऐसे
क्योंकि वो जो आर कैप है वो पोजीशन और पी के बीच में ही एंगल था, तो कॉस थीटा वहां से आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ। आर स्क्वायर का मॉड ही होगा। आर, हाँ वो मॉड ही है, मैंने वेक्टर नहीं लिखा है तो मतलब मॉड है वो। ये बात समझ में आ गई है बच्चा? किसी को दिक्कत? तो ये एक तरह से हमने किया क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। अब अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि भाई एक्सियल और इक्वेटोरियल पे निकालो तो कैसे करोगे? एक्सियल के लिए थीटा की वैल्यू क्या डाल दो? 0। इक्वेटोरियल के थीटा की वैल्यू क्या डाल दो? 90। अगर थीटा की वैल्यू 90 डाल देते हो तो cos 90 क्या होता है? 0। दैट मीन्स अगर हमारे पास एक डायपोल है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, उसकी परपेंडिकुलर लाइन जो है, क्योंकि 90 डिग्री तभी बनेगा इक्वेटोरियल में, तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन पे थ्रू आउट पोटेंशियल क्या रहने वाली है? 0। ये अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए, न्यूमेरिकल आए कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट अलोंग वाई एक्सिस, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें। क्या होता है, ये दो चार्जेस रखे हुए एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस के अलोंग में किसी चार्ज को मूव करूंगा, तो बताओ कितना वर्क डन होगा? 0, क्योंकि अल्टीमेटली वाई एक्सिस के अलोंग पूरी ही लाइन पे क्या रहने वाली है? पोटेंशियल 0 रहने वाली है, तो हमारा वर्क डन ही नहीं होगा। तो इनके अंदर ए डिस्टेंस पे भी 0 ही होगा। किस पे? ए डिस्टेंस ए डिस्टेंस पे कैसे? पे एक बीच में रखा। हाँ, यहाँ पे सेंटर पे भी पोटेंशियल 0 होगी, ठीक है, क्योंकि अगर सेंटर को हम माइनर सा भी ऊपर माने तो 90 ही बना एक तरह से। 0.001 डिस्टेंस का भी लेंगे तो 90 डिग्री तो बनेगा ही, फिर भी पोजीशन वेक्टर के हिसाब से। और अगर मैं इसको एक्सियल लाइन पे ले रहा हूं तो एक्सियल लाइन पे सीधा क्या निकलेगा? cos थीटा 1 निकल जाएगा, तो p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर है बच्चा? समझ में आ गया? ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हुआ था और ये हमारे स्पेशल केसेस आ गए जिस पे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, पता चल गया? अब आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस नाम से समझ में आ रहा है क्या होता है? जिस ऐसा सरफेस जिसपे थ्रू आउट पोटेंशियल सेम है। जैसे कि मान लो हमारे पास एक ये बॉक्स है अभी, है ना, ये एक बॉक्स है। अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ये देखिए मार्कर है, अगर मैंने यहां रखा तो ये टिक क्यों गया इसके ऊपर? ये चल क्यों नहीं रहा इधर उधर? ये अगर मैं ऐसे कर देता हूं तो चल पड़ेगा, सीधा रखूंगा तो नहीं चलेगा। मैं टेढ़ा रख रहा हूं तो वो जा रहा है, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन अगर ये फ्लैट सरफेस पे तो ये बिल्कुल हिल नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि ये थ्रू आउट क्या है? सेम पोटेंशियल है। तो अगर थ्रू आउट सेम पोटेंशियल है तो मैं एक और चीज बताता हूं, एक याद रखना इसे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब वो एक ऐसा सरफेस जहां पे बराबर बराबर पोटेंशियल है। तुमने 9th क्लास के अंदर एक क्वेश्चन पढ़ा था, 9th क्लास में जब हमने ग्रेविटेशन चैप्टर का इंट्रो पढ़ा था, तो वहां था कि एक इंसान अपने सर पे अगर सामान रख के सीधा चलेगा तो वर्क डन 0 होता है। याद है? ऐसा कैसे हो सकता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का भी रहता है। क्या ये बात प्रैक्टिकली जायज है? एक इंसान सर पे रख के सामान लेके चल रहा है और वो थक तो जाएगा ही। अगर थक रहा है तो वर्क डन 0 कैसे होगी? उसकी एनर्जी कहां जा रही है फिर? सामान का वर्क डन 0 होगा। सामान का वर्क डन 0, फिर किसका 0 होगा? सामान का वर्क डन 0 कैसे होगा? सामान थोड़ी काम कर रहा है, काम तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स कर रही है। सामान डिस्प्लेस तो हुआ ही है, बात आसपास है उसकी, ठीक कंसेप्ट पे है। सामान पर लगने वाली एक कोई फोर्स है जो वर्क डन नहीं कर पा रही है, दैट इज ग्रेविटी। सोच के देखो, अगर मैं इस बॉक्स को अपने सर पे रख लेता हूं और मैं चलता जा रहा हूं कॉन्टिन्यूसली, क्या मेरे चलने से इसकी हाइट में कोई चेंज आया? तो ग्रेविटी ने तो अपना काम किया ही नहीं ना मेरे डिस्प्लेसमेंट के साथ। मैं इसको जहां मर्जी शिफ्ट कर रहा हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। अगर यहां भी उतनी एनर्जी, यहां भी इतनी एनर्जी, यहां भी इतनी एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के द्वारा किया गया वर्क डन क्या होगा? 0। समझ में आई है? तो अगर हमारे पास एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है और उस पर मैं किसी चार्ज को मूव करता हूं तो वर्क डन क्या होगा? 0, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे उस चार्ज पे कोई नई तरह की कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगी नहीं, हर जगह पे बराबर बराबर पोटेंशियल, बराबर बराबर फोर्स के अंदर ही वो मूव कर रहा है कॉन्टिन्यूसली। डन है? अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस में वर्क डन जो भी रहेगा हमारे पास क्या है बच्चा? यहां देखो, हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता क्या है? इट इज दैट सरफेस एट एवरी पॉइंट, it is that surface at which every point is electric potential is same।
एंड वर्क डन वी बी माइनस वी है, ये इक्वल रहेंगे तो वर्क डन भी हमारे पास क्या रहेगा, 0. नो वर्क इज डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस. dw is small work done in moving a unit charge by small distance dl. So dw is equal to edl and it is always equals to 0 since theta is always 90. क्लियर है, क्योंकि अगर मैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहा हूँ तो उसकी पोटेंशियल अगर फील्ड लाइंस ऊपर है, डिस्प्लेस में यही कर रहा हूँ, सिर्फ सरफेस पे ही रखना है मुझे, तो क्या होगा, हमेशा एंगल 90 डिग्री का रहेगा, तो नेट वर्क डन हमारा हमेशा क्या रहेगा, 0. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्या रहेगा, अब जैसे मैंने क्या बोला, अगर ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो फील्ड लाइन कहाँ थी, ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा कहाँ रहेगी, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारी फील्ड लाइंस रहने वाली है. बात समझ में आ गई सबको, ठीक है. चलो, ये यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म इक्विपोटेंशियल सरफेस है. फॉर द यूनिफॉर्म फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉर्मल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई जेड प्लेन. ठीक है, ये वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, तो यहाँ पे ये हमारी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड लाइंस जा रही है. इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल के लिए कैसा बनेगा बच्चा, इस टाइप का या इस टाइप का, पॉजिटिव से बाहर निकलती हुई नेगेटिव की तरफ फील्ड लाइंस जो आती हैं, जो सेम डाइपोल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हमने फील्ड के बारे में किया था. इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस, उसके लिए इस टाइप की वो बनती है डायग्राम. क्यों, क्योंकि इसके अंदर फील्ड लाइंस दोनों कहाँ निकलेंगे, ओरिजिनेट करेंगी पॉजिटिव से, लेकिन रिपल्सिव फोर्स की वजह से आपस में इंटरसेक्ट तो करेंगे नहीं, तो वो इस तरीके से दोनों डाइवर्ट हो जाएंगे. क्लियर है, और ओवरऑल ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके आसपास बिल्ड हो जाता है. डन. अब है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये टॉपिक करते हैं. पॉज करना हो जाए. हमारे पास जो ये टॉपिक है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में हम रिलेशन निकालने वाले हैं. बच्चे देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में हम रिलेशन निकाल रहे हैं बेसिकली. यहां पर अब किया क्या हुआ है, पहले साथ साथ में देखो, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ईच पार्ट ऑफ एडजेसेंट सरफेस बी डीवी. किया क्या है, उसको प्रैक्टिकली समझने की, विजुलाइज करने की कोशिश करना. एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, ये दो सरफेस है मान लो मेरे पास. ठीक है, अब इन दोनों के बीच में ऑब्वियसली इतने दूर नहीं होंगे, वो विजुलाइज कराने के लिए बता रहा हूँ. दोनों की अपनी अपनी पोटेंशियल है, एक हाई पोटेंशियल पे एक लो पोटेंशियल पे, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, डीवी, और डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, डी आर. मान लो हम क्या बात कर रहे हैं कि दो सरफेस है इक्वी पोटेंशियल, तो ये सरफेस इस तरीके से वो 3D में बनाने की कोशिश करिएगा जो मेरे से जैसे बने बन गए. तो ये दो सरफेस है और इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने का, डीवी का. तो ऊपर वाला जो हमारे पास पोटेंशियल है वो लो पोटेंशियल पे, तो V माइनस डीवी आ गया, और नीचे वाले की पोटेंशियल क्या आ गई है, V आ गई है. क्लियर है. और इन दो सरफेसेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, dr. दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ निकलेगी, ऊपर की तरफ, क्योंकि अगर दोनों के दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं तो दोनों की फील्ड लाइंस कहाँ निकल रही है, ऊपर निकल रही है. डन है, ये बात समझ में आ रही है. इसको और अगर दूसरे तरीके से विजुलाइज करना है तो सोचो, यहां पर एक बल्ब है जो जल रहा है, बल्ब है, उसकी रोशनी हर तरफ फैल रही है. अगर मैं उसके पास एक इमेजिनरी पहला छोटा स्फेयर बनाता हूं और उसके बाद थोड़ा डिस्टेंस लेके एक थोड़ा बड़ा स्फेयर बनाता हूं, जो छोटा स्फेयर थ्रू आउट है वो बिल्कुल बराबर बराबर पोटेंशियल वाला होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है. और उससे ऊपर जो एक बड़ा स्फेयर बनेगा वो भी इक्वी पोटेंशियल है, लेकिन जो फ्लक्स डेंसिटी है छोटे वाले की ज्यादा होगी और ऊपर वाले की कम होगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रही होंगी वो छोटे वाले में पर यूनिट एरिया ज्यादा होंगी और बड़े वाले में थोड़ी फैल गई होंगी. तो उसकी वजह से इंटेंसिटी कम होनी चाहिए कि नहीं, पोटेंशियल पे भी फर्क पड़ जाना चाहिए. ऐसा ही होना चाहिए. दोनों हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, लेकिन सिंस किसी डिस्टेंस पे मूव होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया. समझ पा रहे हो हम टॉपिक क्या कर रहे हैं. चलो, अब यहां है, लेट स्मॉल टेस्ट चार्ज प्लस क्यू एट पी moves through a distance dr from one equipotential surface to other. The electric field E at P is perpendicular to the equipotential surface through the point P. Now work done by electric field on the test charge is minus q dV. ये क्या बात करी हमने, हमने कहा एक टेस्ट चार्ज मैंने माना और ये टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ है, ये जा रही है. ये तीन हमारे पास क्या बचा, इक्विपोटेंशियल सरफेस है. लेट अस अज्यूम अपना टेस्ट चार्ज यहाँ पे था, तो अब मैं उस टेस्ट चार्ज को यहाँ से मूव करा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है,
यहां से मूव करा रहा हूं इधर किसी एंगल थीटा पे, किसी सर्टेन डिस्टेंस के साथ डी आर के साथ, तो जितना मैं इसे इधर को मूव करता जाऊंगा वर्क डन होता जाएगा, क्योंकि मैं हायर पोटेंशियल टू लोअर या लोअर पोटेंशियल टू हायर में स्विच करूंगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से चार्ज पार्टिकल को मूव करूंगा तो वर्क डन करना पड़ेगा। और चेंज इन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही होता है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज से इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया? क्यू डीवी आया कि नहीं? ये पता चला ना कहां से है? हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो क्या आ रहा था बच्चा? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, डन है। एंड नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है कि हम हायर पोटेंशियल टू लोअर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव आ गया, डन है। फाइनल पोटेंशियल कम है, इनिशियल पोटेंशियल ज्यादा थी, तो हाई लोअर माइनस हायर करेंगे तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव साइन इज फॉर डिक्रीज इन पोटेंशियल, डन है बच्चा, ये बात समझ में आ गई। नेगेटिव साइन इज फॉर डिक्रीज इन पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ ई, डन। ऑल्सो वर्क डन क्या होता है बच्चा? वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स को मैं क्यू ई लिख सकता हूं डॉट डी आर। अब डॉट प्रोडक्ट खुलने के लिए क्या खुलेगा? जो मेरे पास ई है, अगर वहां पे डायरेक्शन के हिसाब से बताएं तो जिस डायरेक्शन में मैंने ये चार्ज को मूव किया था उस डायरेक्शन में ई का कंपोनेंट क्या है? ई कॉस थीटा। तो हमारे पास जो वर्क डन निकला वो क्या निकला? क्यू ई डॉट डी आर या क्यू ई डी आर कॉस थीटा। किसी को दिक्कत? ये समझ में आ गया। तो ये मेरे पास वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। अब वर्क डन के तो दो फॉर्मूलाज आ गए, एक तो निकल गया क्यू ई डी आर कॉस थीटा और एक निकल गया क्यू डी वी। दोनों को इक्वेट कर देते हैं, वो भी वर्क डन है पोटेंशियल की टर्म में, ये भी वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की टर्म में, इक्वेट कर देते हैं। दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे क्यू डी वी इज इक्वल टू क्यू ई डी आर कॉस थीटा, तो ई कॉस थीटा इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर बना के नहीं। और ई कॉस थीटा क्या था? कॉम्पोनेंट था जिस डायरेक्शन में हमने चार्ज को डिस्प्लेस किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉम्पोनेंट था कि नहीं? यहाँ देखो डायग्राम पे ध्यान दो। तो ये जो हमारे पास डी आर है, बेसिकली डी आर क्या है? उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज की डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है कि नहीं? है ना। तो हम ई कॉस थीटा की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो क्या आई है बच्चा? ई कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ई कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ ई इन द डायरेक्शन ऑफ डी आर, डन। डी आर इज अलोंग एस एक्सिस, वी मे राइट। एस एक्सिस का मतलब कोई भी होगा, एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, वो अलग है। मतलब एक्स वाई जेड में से या किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में होगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए। तो ई एस, ई कॉस थीटा की जगह मैं ई एस लिख लूँ अब, क्योंकि अगर ई कॉस थीटा लेट अस अज्यूम एक्स एक्सिस के अलोंग होता तो मैं उसे ई एक्स लिख देता, यही होता ना। तो उसकी जगह मैंने ई एस लिख दिया, विच इज इक्वल टू कर्ल वी बाई कर्ल आर। कर्ल वी बाई कर्ल आर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई ये बात? क्लियर है। तो ये हमारे पास ई एस जो आया है डी वी बाई डी आर कर्ल वी बाई कर्ल आर, नेगेटिव साइन shows that the direction of electric field intensity is the direction of decreasing potential. E की वैल्यू माइनस डी वी बाई डी आर। दैट मीन्स हमेशा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऊपर जा रही है और मैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाता जाऊंगा तो हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ हम जाएंगे। वही एग्जैक्टली बल्ब वाला एग्जांपल आ गया, ठीक है। बल्ब में जितना बल्ब के क्लोजर सरफेस होगा वो हायर पोटेंशियल पे होगा और जितना दूर सरफेस जाता जाएगा उतना लोअर पोटेंशियल पे होता जाएगा, ठीक है। बल्ब के पास वाली, हाँ, लाइट गर्म भी होगी और लाइट भी ज़्यादा होगी, वहाँ पे वो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी ना, तो पोटेंशियल कम होती जाएगी जितना दूर जाती जाएगी। बात समझ में आ गई? ये हमारा रिलेशन आ गया है। तो एक्स एक्सिस के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? कर्ल वी बाई कर्ल एक्स ई वाई, कर्ल वाई वी बाई कर्ल वाई, और जेड एक्सिस के लिए कर्ल वी बाई कर्ल जेड। डन है? समझ में आ गया बच्चे एक्स वाई और जेड के लिए। The magnitude of electric field is given by the change in magnitude of potential per unit displacement normal to equipotential surface at a point, and this is called potential gradient. तो potential gradient क्या होता है? Gradient समझते हो? वैसे slope को कहते हैं dy by dx जो होता है हमारा। तो यहाँ पे वो potential gradient बन गया, change in potential with respect to displacement which is also equal to electric field intensity, and this is potential gradient. समझ में आया? Done? चलो एक ये न्यूमेरिकल है बच्चा, अटेम्प्ट करो फटाफट से, जल्दी करो। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, जहां से अपना टॉपिक शुरू हो रहा है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्डिंग का मतलब समझ में आता है किसी को, क्या होता है शील्डिंग का मतलब, क्या होता है? जो बताओ बताओ। एवेंजर्स वगैरह शील्ड बना लेते हैं। अगर हम बात करें तो शील्ड बेसिकली सबसे पहले, अगर एवेंजर्स का ही एग्जांपल लेना तो हमारे पास एंड गेम से पहले कौन सी आई थी? हाँ, इन्फिनिटी वॉर। तो इन्फिनिटी वॉर के अंदर जब वकांडा में सारे एवेंजर्स थे, एक दो को छोड़ के जो थे, वकांडा बेसिकली कहाँ थी? वहां पे जहां ब्लैक पैंथर वाला एरिया था, वहां पे कैप्टन अमेरिका एंड ऑल थे। जब पहली बार कौन आया था? तो वो अपने थैनोस भाई सब आए थे, तो उसकी आर्मी को रोकने के लिए पूरे आसपास एक शील्ड बनाई थी। एक ऐसी शील्ड जो वैसे इनविजिबल थी, दिख नहीं रही थी, बट वो अजीब से प्राणी थे जो राक्षस जैसे जो भी कुछ बना रखे थे, वो अंदर नहीं घुस पा रहे थे, जो हमारे पास थैनोस भाई साहब की आर्मी थी। दैट इज शील्ड। एक ऐसी शील्ड जो बाहर के चीजों का इंपैक्ट अंदर ना आने दे, वही शील्ड हुई। हम कहते हैं प्रोटेक्टिव लेयर बन गई है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या हुई? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मतलब किसी तरह के बाहर से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लॉक करने वाली शील्ड। वही चीज हुई कि जिस तरीके से अगर जो थैनोस भाई साहब के जो राक्षस गण थे, जो उनकी सेना थी, जो भी वो लोग थे ऊटपटांग जैसे से, वो लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, तो मैं चाहता हूं कि वो फील्ड लाइंस मेरे तक ना पहुंचे। अब अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, मान लो मेरे पास कोई एक डिवाइस है, मान लेते हैं कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि ज्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगा, खराब हो जाएगा। मैंने इसके अंदर वो रखा हुआ है, मैं चाहता हूं कि वो बाहर की फील्ड से बचा रहे। ये एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। हम बैठे हुए हैं, हम मतलब बाहर मौसम बहुत बढ़िया है, सब ठीक है, लेकिन अचानक से क्या हुआ? आंधी आनी शुरू हुई, बिजली गिरनी शुरू हो गई, बहुत ज्यादा लाइटनिंग हो रही है, बहुत ज्यादा, और डर लग रहा है कि शायद बिजली गिर जाएगी। अब अगर बिजली गिर जाएगी तो हमारे पास दो ऑप्शन है, गाड़ी है, पेड़ है। हमें कहां बैठ जाना चाहिए? गाड़ी के अंदर, ताकि बिजली गिरेगी तो हम बच जाएंगे, हमारा सर फूटने से बच जाएगा, है ना, ऐसा। और पेड़ के नीचे क्या गड़बड़ है? हम भीग जाएंगे शायद, ऐसा वैसा, है ना, ये सब चीजें। गाड़ी में बैठना चाहिए, गाड़ी में बैठना। और अगर अब मैं तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ये कहूं कि हम गाड़ी में बैठ जाएंगे, तो गाड़ी कंडक्टर है कि नहीं? लेकिन वो टायर के थ्रू अर्थिंग कर लेगा। टायर भी इंसुलेटर्स है, तो अर्थिंग तो नहीं हो रही है। अब है ना, मतलब टायर्स तो इंसुलेटर है। अब क्या करें? तो गाड़ी में बैठना, एक बात बताओ, तुम्हारे हिसाब से क्या इंसुलेटर्स ज्यादा चार्ज को अपनी तरफ खींचेंगे या कंडक्टर्स अपनी तरफ खींचेंगे? इंसुलेटर चार्ज को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, इंसुलेटर चार्ज का ट्रांसफर कराएगा, कंडक्टर्स कराएंगे। तो गाड़ी तो कंडक्टर है, गाड़ी में बैठेंगे तो बिजली गिर जाएगी हमारे ऊपर। एक्चुअल में गाड़ी कंडक्टर तो है, लेकिन गाड़ी हॉलो कंडक्टर है। हॉलो कंडक्टर क्या होती है? जो केज बना हुआ है, आसपास खोखला है, अंदर हम बैठे हुए हैं। हम गाड़ी की आउटर बाउंड्री पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे, अंदर बैठ रहे और बाहर हाथ तो नहीं निकाल रहे, पहला। अब अगर मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूं तो इट इज द सेफेस्ट प्लेस टू सिट इनसाइड अ कार। रीजन, क्योंकि जो कार है, बीइंग अ कंडक्टर, वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग प्रोवाइड करती है। कोई भी अगर हमारे पास, मान लो ये मेरे पास ये बेसिकली कंडक्टर होता, और मैं इसके अंदर अगर एक डिवाइस रख देता हूं, तो ये कंडक्टर किसी भी तरीके की बाहर की फील्ड का इंफ्लुएंस उस पर नहीं जाने देगा। और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। समझ में आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बेसिकली हमारे पास होती क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के अंदर, शील्ड का तो मतलब हमें पता चल गया है, इट इज द फिनोमिना ऑफ प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड। डन है, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब हम बचाएंगे कैसे? इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, एंड टू प्रोटेक्ट delicate instruments from external electric field, we enclose them in hollow conductors. Such hollow conductors are called Faraday cages. इनको हम क्या कहते हैं? Faraday cages. Faraday cages कुछ और नहीं है, नॉर्मल कंडक्टर्स हैं
जिनके अंदर हमने सामान रखा हो, जिसके अंदर हमने इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस उन पर ना आए। गाड़ी कंडक्ट नहीं करेगी, क्योंकि अगर गाड़ी मान लो कंडक्ट कर भी जाए, मान लो कर भी गई, तो हम पे इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा उसका, बाहर की फील्ड का असर किसी भी तरीके से अंदर नहीं आएगा। अब गाड़ी पेड़ के नीचे खड़ी है, तो गाड़ी के ऊपर बिजली पेड़ पे गिरेगी, पेड़ टूट के गाड़ी पे गिरेगा, हम दब के मरेंगे, बिजली के झटके से नहीं मरेंगे। ठीक है, मतलब अगर उस दिन आपके ऊपर वो कौन सा होता है जो अपने यमराज भाई साहब ज्यादा मेहरबान हैं कि भाई लेके ही चलना है आज, तो फिर वही होगा कि तुमने गाड़ी के अंदर तुम बैठ गए फिजिक्स लगा के, भगवान जी ने भी फिजिक्स लगाई और उन्होंने बिजली गिराई किस पे, पेड़ पे। अब पेड़ पे बिजली गिरने का कारण क्या होता है उसको भी बताता हूँ, यहाँ लिखा नहीं है वैसे। एक इफेक्ट होता है बच्चा, कोरोना डिस्चार्ज या कोरोना इफेक्ट। वो कोरोना डिस्चार्ज या कोरोना इफेक्ट क्या होता है बेसिकली, जिस टाइम पे तेज हवाएं चल रही हैं, पेड़ के पत्ते अगर इंसुलेटर्स हैं, जो कि हैं इंसुलेटर्स हैं, लकड़ी है इंसुलेटर्स है, जो पत्ते हैं, जो पेड़ है वो पॉइंटी है, उसके जो एजेस हैं, जो बिल्कुल पत्ते का एंड होता है वो क्या होता है, बिल्कुल तीखा होगा, पॉइंट होता है। एक्चुअल में क्या होता है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सरफेस एरिया जितना कम होता जाएगा उतना चार्ज बढ़ता जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि बराबर बराबर चार्ज देना है, पतली जगह पे आते आते वही बराबर बहुत ज्यादा डेंसर होने लग जाएगा। और हवाओं की वजह से, जब बहुत तेज हवा चल रही थी, फ्रिक्शन हो रहा था पत्तों के बीच में, तो कहीं ना कहीं वो पत्ते भी चार्ज्ड थे हल्के फुल्के, और उन पत्तों के एजेस पे से, बिल्कुल एंड पॉइंट पे से कोरोनल डिस्चार्ज होना शुरू होता है। दैट मीन्स वहां से चार्ज एक तरह से टपकने वाली बात होती है। जैसे समझ रहे हो पानी की बूंद गिरती कैसे, जहां पे तीखा पार्ट होगा वहां से पानी इकट्ठा होकर गिरेगा, क्योंकि वहां डेंसिटी बढ़ जाती है एक तरह से। तो चार्ज वहां से डिस्चार्ज होने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। ऊपर भी आसमान में चार्ज ही है, हवाओं में चार्ज ही है, जो किसी ऑपोजिट चार्ज के साथ मिलके क्या करने की कोशिश करेगा, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, जिसके लिए हम क्या कहते हैं, बिजली कड़क गई है, वो अट्रैक्ट करेगा और पेड़ के ऊपर आके बिजली ज्यादा गिरने के चांसेस रहेंगे। डन है। दूसरा, हमें पता है फ्रिक्शन की वजह से हमारी जो गाड़ी है, बीइंग अ कंडक्टर, वो चार्ज नहीं होते, इंसुलेटर्स के ऊपर चार्ज ज्यादा आता है। डन है। चलो, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का लॉजिक समझ में आ गया। तो इसी में है, इन अ थंडरस्टॉर्म accompanied by lightning, it is safer to be inside a car or bus than to be in open ground or under a tree. The metallic body of a car or a bus provide electrostatic shielding from lightning, and the fundamental fact is that electric field inside a cavity is always zero. किसी को दिक्कत है इसमें? डन। ओपन ग्राउंड मतलब खुली जगह पे या पेड़ के नीचे से ज्यादा अच्छा है गाड़ी में बैठो। ठीक है। अब आता है बच्चा एक टॉपिक, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत रेलेवेंट टॉपिक। गोविंद बच्चा दरवाजा खोल दो पीछे वाला। हाँ जी। अब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होती है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस में हमारे पास है दैट कैपेसिटेंस क्या होती है? कैपेसिटेंस बेसिकली होती है एक कैपेबिलिटी। क्या होती है? एक कैपेबिलिटी किसी अरेंजमेंट की अपने अंदर चार्ज को स्टोर करने की। ठीक है। कैपेसिटेंस क्या हुई बेसिकली? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होती है बच्चा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। वो कितने चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। समझ में आई ये बात? ठीक है। व्हेन द कंडक्टर इज गिवन सम चार्ज, इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इंक्रीजेस। व्हेन कंडक्टर इज गिवन सम चार्ज, its potential increases. That means electric potential is directly proportional to charge. And proportionality का साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं C, which is capacitance. समझ में आई है? मैं किसी भी कंडक्टर को अगर चार्ज देता रहूंगा तो उसकी पोटेंशियल बढ़ाता रहेगा। जितना चार्ज ज्यादा दूंगा उतनी पोटेंशियल ज्यादा होगी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लगाया, जो क्या होता है? कैपेसिटेंस। C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। C क्या आ गया बच्चा? Q/V। और C जो हमारे पास कांस्टेंट है, अगर मैं इसको यूनिट वाइज निकालूं, वैसे होता है क्या? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। यूनिट निकालेंगे तो Q क्या होता है बच्चा? कूलम्स में। V क्या होता है? वोल्ट में। तो कूलम पर वोल्ट आ गया हमारे पास, है ना। SI यूनिट हमारे पास इसकी क्या होती है? फैरेड। जो हमारे पास SI यूनिट ऑफ कैपेसिटी क्या होती है बच्चा? फैरेड। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, या मैं उसको अगर डिफाइन करना चाहता हूं कैपेसिटेंस को, हम कैसे डिफाइन करेंगे? कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर एज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू रेज इट्स पोटेंशियल।
किसी भी कंडक्टर की पोटेंशियल बढ़ाने के लिए मुझे जितना चार्ज देना पड़े जिससे कि उसकी पोटेंशियल बढ़ती जाए, दैट इज इट्स कैपेसिटी। इसको डिफाइन कैसे किया हमने क्या बात करी है यहाँ पे, हमने कहा भाई v की वैल्यू 1, c की वैल्यू q/1, c और q इक्वल आए कि नहीं। हमने यहाँ पे क्या किया बच्चे, अगर हमारे पास जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उसी के अंदर c इज इक्वल टू q/v में v की वैल्यू अगर मैं 1 सब्सटीट्यूट कर देता हूँ तो c और q इक्वल आ जाएंगे। दैट मीन्स capacitance is exactly equal to the amount of charge given to the conductor to raise its potential by 1, है ना। डन। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी क्या है यार हमारे पास, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय यूनिट ए। यही भी डेफिनेशन हमने बनाई थी। ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चे कैपेसिटी की, फैरेड। लिख लो ये 1 फैरेड इज इक्वल टू कूलम पर वोल्ट। डन है। 1 फैरेड इज इक्वल टू कूलम पर वोल्ट। C इज इक्वल टू Q/V, Q और V के हमने वैल्यूज डाल दिए। A conductor is said to have a capacity of 1 farad when charge of 1 coulomb raises its potential by 1 volt। ठीक है, किसी भी कंडक्टर की हम कैपेसिटी 1 कब कहेंगे, जिस टाइम पे 1 कूलम के चार्ज के मिलने से उस कंडक्टर की पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे कि उसकी कैपेसिटी 1 फैरेड हो गई है। माइक्रो फैरेड 10⁻⁻⁻6, नैनो के लिए 10⁻⁻⁻9, माइक्रो फैरेड में 10⁻⁻12 और पिको फैरेड में 10⁻⁻, माइक्रो को ही हम 10⁻⁻12 वाले को लिख लेंगे ऐसे। ठीक है ना, समझ में आ रही है, वो सिंपल है, वो कुछ अलग नहीं किया हमने, ये तुम्हें ऑलरेडी पता है। डन। डायमेंशंस निकालेंगे तो बच्चे क्या आएगा, C इज इक्वल टू Q/V। V क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल यही था ना, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वो Q²/W आया। Q क्या होता है, A इंटू टी। Q हमारे पास क्या था बच्चा, 80 है ना। जब मैं Q की वैल्यू हमारे पास 80 डाली मैंने, पता है ना सबको, चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, तो एम्पियर इंटू टाइम आ गया। और जो वर्क डन था हमारे पास mL/t-2, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, सिंप्लीफाई करो, ये हमारे पास इसका डायमेंशन आ जाता है m इनवर्स L-2 t⁴ A²। डन। ये एक बेसिक सा न्यूमेरिकल डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन अटेम्प्ट कर लेना। अब आता है बच्चे कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। बेसिकली हम कैपेसिटर के अंदर कर क्या रहे हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि किसी कंडक्टर को मैं चार्ज दूंगा तो उसकी पोटेंशियल बढ़ेगी। अब मैंने क्या कहा था, मेरे को क्या कराना है, कैपेसिटर का मेन काम क्या है, किसी चार्ज को स्टोर कराना। अब हम स्टोर कैसे कराएंगे, इस चार्ज को स्टोर करने के लिए हम दो कंडक्टर्स की कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे कि जिससे चार्ज स्टोर हो सके। एंड दैट अरेंजमेंट, बेसिकली कैपेसिटर होता क्या है, उसी अरेंजमेंट का हमारा नाम है A capacitor is an arrangement for storing large amount of electrical charge and hence electrical energy in small space। काफी ज्यादा एनर्जी, काफी ज्यादा चार्ज अगर हम स्टोर करें स्मॉल स्पेस पे, उस अरेंजमेंट को हम क्या करें कि कैपेसिटेंस। यहाँ पे ये उसका सिंबल है, ऊपर दिख रहा है बच्चा, हमारे पास जो सिंबल है ये क्या है, सिंबल फॉर कैपेसिटर। अगर इसके बीच में एरो लगा देते हैं तो ये वेरिएबल कैपेसिटेंस आ जाती है। डन है, ये तो सिंपल है। अब होता क्या है इसके अंदर, देखो कैपेसिटर काम कैसे करता है, अब उसकी वर्किंग और उसके ऊपर बात करते हैं। हमारे पास जो होता है, अ कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मीडियम। ऑफन द 2 कंडक्टर्स आर चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग देम टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। सच एन अरेंजमेंट ऑफ 2 कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज सेड टू फॉर्म कैपेसिटर और कंडेंसर। क्या कहा मैंने, हमारे पास कोई 2 कंडक्टर्स हैं और उनके बीच में क्या है, इंसुलेटर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एग्जाम्पल दूं, तो एक ये प्लेट है, कि ये प्लेट है, और ये दोनों क्या है, कंडक्टर्स हैं, और इनके बीच में क्या है, एयर है, पेपर है, माइका शीट है, कोई भी इंसुलेटर रखना है हमें। तो अगर 2 कंडक्टर्स को मैं इंसुलेटिंग मीडियम से सेपरेट करता हूँ, इंसुलेटिंग मीडियम को या डाइलेक्ट्रिक मीडियम को, वो जो डाइलेक्ट्रिक है बेसिकली वो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी मीडियम को लिए रिप्रेजेंट करता है वो। तो अगर हम किन्हीं 2 कंडक्टर्स को किसी सर्टेन अपना इंसुलेटिंग मीडियम से सेपरेट करते हैं, तो उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं कि कैपेसिटेंस बन गया। अब मेरे को करना क्या है, मुझे इन कैपेसिटर्स को चार्ज करना है। तो मेनली हम क्या करते हैं, इनको बैटरी के 2 टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट कर दो, एक को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, एक को नेगेटिव टर्मिनल के साथ। अब जो 2 टर्मिनल्स के साथ ये कैपेसिटर्स अगर कनेक्ट होंगे और बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल होगा, तो ये धीरे धीरे चार्ज होते रहेंगे, और जितना चार्ज आता रहेगा उतनी ही इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता रहेगा, उससे होगा क्या, उससे चार्ज कैसे स्टोर हो रहा है, तो उसके बारे में अभी हम टॉपिक में पढ़ते हैं, बात करते हैं।
If the conductor are plane, the capacitor is called parallel plane capacitor. When the conductor are spherical, the capacitor is called spherical capacitor, and when the conductors are cylindrical, it is called cylindrical capacitor. ये सिंपल सी बातें हैं, ये तो कुछ नहीं है, शेप के हिसाब से नाम रखा है सिर्फ। अब हमारे पास है क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम समझते हैं और बहुत ढंग से समझेंगे क्योंकि पूरे चैप्टर में अब यही कंसेप्ट चलेगा हमारा आगे। देखो बच्चे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर तुम्हें यहाँ कुछ डायग्राम दिख रहा है इस टाइप पे। यहाँ मैंने क्या लगाया हुआ है, ये सिर्फ एक स्टैंड है जिसके ऊपर हमने प्लेट लगा दी है। यहाँ एक स्टैंड है जिसके ऊपर एक प्लेट लगा दी है, दो अलग अलग प्लेट्स। एक प्लेट को हमने पॉजिटिव चार्ज देना शुरू किया, इसके ऊपर क्या, प्लस सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव। यहाँ पे अब क्या होगा, जितना मैं यहाँ चार्ज देता जाऊंगा उसकी वजह से इसके ऊपर अपोजिट पोलैरिटी इधर और उस तरफ सेम पोलैरिटी जाती रहेगी। पॉजिटिव की वजह से सारा नेगेटिव इधर और सारा पॉजिटिव उधर इंड्यूस होता रहेगा। अब उधर वाले पॉजिटिव को मैंने क्या कर दिया, अर्थ, ठीक है। तो उधर अर्थिंग होने की वजह से यहां से ये चार्ज चला गया इधर, तो इधर सिर्फ क्या बनता जा रहा है, नेगेटिव। मैं जितना पॉजिटिव देता जा रहा हूं इधर नेगेटिव होता जा रहा है। अब ये चार्ज जो यहाँ पर आता जा रहा है, अब क्या होगा, देखो समझने की कोशिश करना। इसमें रहेगा क्या, जितना मैं चार्ज ज्यादा देता जाऊंगा दो प्लेट्स के बीच में, धीरे धीरे बीच का इंसुलेटिंग मीडियम भी आयनाइज होता जा रहा है, होता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि अंदर का पूरा मीडियम आयनाइज होते होते अपनी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लूज कर देगा। इसका कॉमन एग्जांपल क्या है, हमारे पास टेस्ला टावर है जिसके साथ हमने वो स्पार्क बना के देखा हुआ है, या जो एक दो और हैं चीजें उनके साथ और दिखा दूंगा मैं, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम अगर दो हाई पोटेंशियल वायर्स को क्लोज लेके आते हैं तो उसके बीच में जो मीडियम है वो आयनाइज होकर स्पार्क प्रोड्यूस हो जाता है। ये कुछ बहुत तगड़ा नहीं है, ये तुम देखोगे तो हमारे तो एरिया में वैसे ही लाइट भागी रहती है। गर्मियां चल रही हैं, जब बहुत ज्यादा लोड पड़ता है तो बाहर जो ट्रांसफार्मर्स हैं, अगर उनको देखा हो तो उन ट्रांसफार्मर के ऊपर वहां पर क्या हो रहा है, तो कॉन्टिन्यूसली स्पार्किंग हो रही होती है। और वो स्पार्क कैसे हो रहा है, स्पार्क क्योंकि वहां कनेक्शन लूज हो रखा है। अब हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बीच की जो एयर है वो आयनाइज हो गई है, जो कि अदरवाइज इंसुलेटर होनी चाहिए थी। अब वो अगर आयनाइज हो गई है तो वो क्या करेगी, पाथ कंप्लीट करेगी और वहां कॉन्टिन्यूसली स्पार्क प्रोड्यूस होता रहेगा। बात समझ में आई है। तो एक तरह से जब हमारा इंसुलेटिंग मीडियम इतना चार्ज्ड हो जाए कि वो अपनी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लूज कर देगा, तो यहाँ का नेगेटिव और पॉजिटिव जब मिलेगा था न्यूट्रलाइज, एकदम से सारा चार्ज आगे ट्रांसफर हो जाएगा। ये समझ में आई है। कैपेसिटर का काम क्या है, जितना मैक्सिमम चार्ज हो सके स्टोर किया, फिर एक सर्टेन टाइम के बाद सारा एकदम से आगे ट्रांसफर कर दिया एनर्जी की फॉर्म में। ये कैसे काम करता है, एग्जैक्टली पंखे के अंदर होता है। अगर इसका सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल देखना है तो पंखे के अंदर एक सेल जैसा कुछ लगा होता है व्हाइट से कलर का। कई बार हमारा पंखा स्टार्ट नहीं होता है, स्विच ऑन करो पंखा घूमेगा नहीं, उसको क्या करना पड़ता है, डंडे से घुमा दो, हाथ से घुमा दो, फिर वो घूमना शुरू कर देता है। हाई स्पीड पे ना सही लेकिन वो घूमेगा। दैट मीन्स उसे जो स्टार्टिंग का जो एक पुश चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। तो किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे, वो आके क्या करेगा, वो सेल चेंज कर देगा। अब वो सेल नहीं है, वो क्या कंडेंसर या कैपेसिटर। उसका काम क्या था, जब हमने उसे सप्लाई में लगाया तो वो चार्ज स्टोर कर रहा है, स्टोर करता है, फटाक से आगे उसको चार्ज को एकदम से झटके की तरह आगे देता है। तो वो जो जर्क लोड होता है ना, इनर्शिया ब्रेक करने के लिए जो चाहिए होता है, ये जो हमारे पंखे के अंदर मोटर होती है वो कौन सी होती है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। मतलब उसको स्टार्ट करने के लिए भी चाहिए और कंटिन्यूसली तेज चलाने के लिए भी चाहिए। तो वो जो स्टार्टिंग का पुश चाहिए होता है वो कैपेसिटर एक्स्ट्रा चार्ज प्रोवाइड करके करता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो तो यूनिफॉर्म रेट पे ही आएगी लगातार। समझ में आई है। तो कैपेसिटर का मेन काम क्या है कि चार्ज को स्टोर करना और उसके बाद एकदम से उस चार्ज को आगे डिसिपेट करा देना। डन। अब यहां हमने क्या किया है, इसको साथ के साथ पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे। अ कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू थिन कंडक्टिंग plates 1 and 2 each of area A and held parallel to each other at a distance d apart. These plates are separated by insulating medium like air, paper, mica, glass, etc. One of the plate is insulated and other plate is earth connected. Plus Q charge is given to the plate 1, then minus Q is induced on nearer face of the plate 2 and plus Q is induced on the other face of plate 2. As plate 2 is earth, the charge Q is being free and flows to earth. ये बात समझ में आई, ये क्या किया, मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, जो हमने अभी डिस्कस किया था वही सब किया है। मैं इसको चार्ज देता जा रहा था, इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके ऊपर इस फेस पे नेगेटिव और इस फेस पे पॉजिटिव इंड्यूस हो रहा था। पॉजिटिव वाला हमने अर्थ कर दिया, तो अब मैं जितना यहाँ पॉजिटिव बढ़ाता जाऊंगा उतना यहाँ नेगेटिव बढ़ता जाएगा।
तो और ये ऑपोजिट पोलैरिटी की दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज आता रहेगा। समझ में आई ये बात? किसका? इसको हम दे ही पॉजिटिव रहे हैं बेटा, हम खुद पॉजिटिव चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, एक तरह से इसके इलेक्ट्रॉन्स निकालते जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, तो इसके ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आता जा रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है बच्चा? अब सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट 1। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाय सिग्मा माइनस सिग्मा क्या आएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सेकंड प्लेट विच इज माइनस क्यू बाय ए। डन, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज था। इन द रीजन बिटवीन द प्लेट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और 1 बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ए। किसी को दिक्कत? आदित्य भाई साहब ध्यान दो थोड़ा, ये समझ में आई ये बात? E is equal to sigma by epsilon naught which is equal to 1 by epsilon naught q by a। किसी को इसमें परेशानी? सिंपल है, सिग्मा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए सिर्फ q by a। डन। फिर आता है v क्या है बच्चा? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। क्योंकि जितना मैं चार्ज देता जा रहा हूँ, एक पे बहुत पॉजिटिव और एक पे बहुत नेगेटिव आता जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता जा रहा है। अब कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा? जितना मैं चार्ज ज्यादा दूंगा। यही कैपेसिटेंस का रूल भी था, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। ये लिखो फॉर्मूला बच्चे, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? E इंटू डी। E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड D इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ द टू कंडक्टिंग प्लेट्स। ठीक है, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ए इंटू डी। ये समझ में आया? क्लियर है बच्चा? C इज द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और C का फॉर्मूला क्या था? Q बाई वी। C का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था? Q बाई वी। अब V की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? A इंटू डी या 1 बाय एप्सिलॉन नॉट Q बाई A इंटू डी लिख सकता हूँ। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। जब मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, Q से Q कट गया, रीअरेंज लिखा तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। दिस इज द कैपेसिटेंस। और C नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर बीच में हमारे पास एयर है या वैक्यूम है। ठीक है, वैक्यूम तो नहीं लेंगे ऑब्वियसली, एयर लेके कोई इंसुलेटिंग मीडियम रखना है, तो हमारे पास C नॉट आ गया एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। C नॉट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन द प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय एयर। डन है, लिख लिया ये फॉर्मूला, सिंपल है। ठीक है ना बच्चा? चलो, when the plates of the capacitors are separated by dielectric medium of relative permittivity epsilon r और k, its capacity is Cm। क्या बोला है कि अगर अब हमने वहां पर मीडियम रख दिया तो डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा, या उसकी रिलेटिव परमिटिविटी जो है एब्सोल्यूट से रिलेटिव बन के एप्सिलॉन आर आ जाएगा। तो हम जहां एप्सिलॉन नॉट लिख रहे थे वहां क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आ जाएगा। बाकी तो सब सेम है। और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, यही होती है ना? एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी वो तो सी नॉट था, एप्सिलॉन आर इंटू सी नॉट बन गया या के इंटू सी नॉट बन गया। किसी को दिक्कत? ये याद है ना, ये हमने फर्स्ट पार्ट में किया हुआ पूरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स का इनका जो रिलेशन था। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रिलेटिव एप्सिलॉन नॉट, रिलेटिव एप्सिलॉन दैट इज सी एप्सिलॉन आर। तो Cm इज इक्वल टू के सी नॉट। ये फॉर्मूला समझ में आ गया? तो अगर मेरे पास कोई कैपेसिटेंस गिवन है किसी पैरेलल प्लेट्स की एयर के अंदर, अगर मैं किसी मीडियम को इंट्रोड्यूस करूंगा तो सीधा सीधा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, उसकी कैपेसिटेंस आ जाएगी हमारे पास। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा यूनिटलेस होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है क्या बच्चा? इट इज द रेशियो ऑफ टू फोर्सेस, इट इज द रेशियो ऑफ टू परमिटिविटीज। सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक बात? रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम क्या कर रहे हैं? सेम वही जैसे हमने पहले चैप्टर में निकाला था जब कूलम्स लॉ पढ़ा था। उसमें हमने क्या कहा था? व्हेन द टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सर्टेन मीडियम, वो क्या मीडियम की जगह हम वैक्यूम या एयर लेते हैं तो हम एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं। उसी को मैं किसी मीडियम में रखूंगा तो एप्सिलॉन लिखूंगा, दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे तो एफ नॉट बाई एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, और इट कैन बी रिटन एज के जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्लियर बात है? ठीक है ना? और यही हमारे पास के किसके इक्वल होता है? Cm बाई सी नॉट के। ये फॉर्मूलाज लिख लो फटाफट से, सिंपल चीज है ये। ठीक है ना? समझ में आया सबको? हाँ जी, हाँ जी। देखो बच्चा, लिख लिया सबने यहां तक? अब हमारे पास इसके बाद है बच्चा कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अब स्फेरिकल कंडक्टर में हम क्या कर रहे हैं? देखो हमारे पास हमने बात क्या करी है? आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर।
एक कंडक्टर है जिसके ऊपर हमने चार्ज दिया हुआ है और मैं इसकी कैपेसिटी निकालना चाहता हूं, तो मेरे पास कैपेसिटी का सीधा सीधा एक फॉर्मूला है। अभी ध्यान से देखो, तुमने जो फॉर्मूला लिखा उसके अंदर क्या था? पहली बात तो let a charge plus q be given to the sphere which spreads uniformly over the outer surface whether the sphere is hollow or solid। ये रहेगा कि नहीं? अगर मैं किसी कंडक्टर को चार्ज दे रहा हूं तो वो बीइंग अ कंडक्टिंग स्फीयर वो क्या कर रहा है? वो पूरे सरफेस पे फैल गया चार्ज। अब जब सरफेस के ऊपर उसके ऊपर चार्ज फैला है हमारे पास, v is the potential at any point on the surface of the sphere। v का फॉर्मूला क्या होता है? q by 4 pi epsilon naught r। इसमें किसी को दिक्कत? ये जो v का फॉर्मूला है इसमें किसी को परेशानी? v is equal to q by 4 pi epsilon naught r था। हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? q by v। q is the charge given to the जो अपना वो स्फेरिकल कंडक्टर था। दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, q से q कट गया, c is equal to 4 pi epsilon naught r। That means capacitance is directly proportional to r। किसी को दिक्कत है इसमें? सिंपल है, निकाल लोगे बच्चा, हो जाएगा ये। नंदनी फिर से मेरी बात सुनो बच्चा, मैंने क्या बोला है यहाँ पे कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है जिसके मैंने कितना चार्ज दिया है? q। ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के ऊपर हमने q चार्ज दे दिया है। अगर हमने इसको q चार्ज सप्लाई किया है तो इसके अंदर पहली बात तो पोटेंशियल कितनी आएगी? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। r क्या था? रेडियस, यही था। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता था? q बाय v, यही था। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। q से q कटेगा, ये ऊपर जाके ये बनेगा कि नहीं हमारे पास? ये बना। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r सारा कांस्टेंट है तो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत है इसमें? समझ में आई बात? तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए हो गया। लार्जर द रेडियस ऑफ द स्फीयर ग्रेटर इज इट्स कैपेसिटेंस। कैपेसिटी ऑफ अर्थ क्या होगा? रेडियस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी हमने, हमारे पास सॉल्व हो की वैल्यू आ जाएगी। ये निकालना नहीं है, वैसे लिखा हुआ है। स्फेरिकल कैपेसिटर कैसा होगा? देखो, अब जब हम कैपेसिटर की बात कर रहे थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किया था। अब स्फेरिकल कैपेसिटर्स वगैरह वैसे अब सिलेबस में है नहीं है, मतलब सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है इनका, वो भी इसलिए कि बस तुम्हें पता होना चाहिए। कंसेप्ट समझा रहा हूँ, डेरिवेशन वाइज नहीं याद करना, कुछ करना नहीं है, सिंपल एक समझते हैं। किया क्या? पैरेलल प्लेट में क्या थे? दो प्लेट्स थे। स्फेरिकल में एक छोटा स्फेयर और उसके ऊपर एक बड़ा स्फेयर। दोनों के बीच में क्या है? गैप है, जो उस गैप के अंदर क्या है? एयर है या कोई इंसुलेटिंग मीडियम डाल दिया है। तो हमारे पास क्या बन गया? वो अरेंजमेंट बन गई कैपेसिटर की। ठीक है, तो ये हमारे पास उस अरेंजमेंट का डायग्राम आ गया। हमने क्या किया है? एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया तो दूसरे वाले के ऊपर पॉजिटिव इंड्यूस हो गया। नेगेटिव पॉजिटिव आया, कैपेसिटर की अरेंजमेंट बन गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की वजह से अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? जीरो। यहाँ पर रेडियस आर है, इसका आर भी। तो हमारे पास सीधा सीधा करना क्या है? हमारे पास जब हम इसकी पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वी ए माइनस वी बी। दोनों की पोटेंशियल्स को माइनस कर दो, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर ए माइनस q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर बी। क्योंकि तो दोनों में सेम चार्ज था, एक पे q दिया था, उसी की वजह से सेम बराबर चार्ज इंड्यूस हुआ था। दोनों को माइनस किया, सॉल्व किया, तो जो रिजल्ट आता है वो आंसर आ गया। अगर हमारा वी बी जीरो पे है, अगर हमारा बाहर वाले की पोटेंशियल जीरो पे है, अर्थिंग कर दी हमने बाहर से, तो उस केस में हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस फेज रहेगा वी ए माइनस वी बी, वो सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ फॉर्मूला लिख लो, वरना तुम्हें करनी नहीं है, डेरिवेशंस नहीं है अब इसकी। ना तो इसकी स्फेरिकल कैपेसिटर की है, ना ही ये हमारे पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स की है। डन, चलो लिख लिया बच्चा फॉर्मूला? जल्दी से लिख लो, बस टॉपिक का नाम लिखना, इनके फॉर्मूलाज लिख लेना कैपेसिटेंस के सिर्फ, अदरवाइज डेरिवेशंस नहीं लिखनी है ये स्फेरिकल के लिए और सिलेंड्रिकल के लिए। हाँ जी, आर ए और आर बी। आर ए हमारे पास किसके लिए? इंटरनल, जो अंदर वाला छोटा स्फेयर था उसका रेडियस, और आर बी हमारे पास जो बड़े वाले का। ठीक है, ठीक है। सिलेंड्रिकल वाले में हमने क्या किया? सिलेंड्रिकल वाले में लेंथ आ गई एल, आर ए अंदर वाले सिलेंडर का, आर बी बाहर वाले सिलेंडर का। एक सिलेंडर, फिर एक और हॉलो सिलेंडर उसके आसपास।
तो वो हमारे पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस की अरेंजमेंट, कैपेसिटर की अरेंजमेंट बन जाती है। चलो भाई, अब देखो, अब अगला टॉपिक है बहुत ज़्यादा इजी बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते होते हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, कॉम्पिटेटिव में काफ़ी मिलेंगे, बोर्ड्स लेवल पे भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन बहुत आसान सा। हमने 10th क्लास के अंदर रेजिस्टेंस सुना था वर्ड, रेजिस्टेंस पता था सबको क्या है, सबको आइडिया है रेजिस्टेंस का। अब हमने क्या पढ़ा, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस पढ़ा तो कैपेसिटर्स आएंगे, रेजिस्टेंस था तो रेजिस्टर्स आए थे। रेजिस्टर्स क्या थे, छोटे छोटे डिवाइसेस जो करंट को रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी रख रहे थे। कैपेसिटेंस क्या है, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी, तो चार्ज करने की, स्टोर करने की कैपेसिटी वाले भी कोई डिवाइसेस आई, उनको हमने कहा कैपेसिटर्स। अब उन कैपेसिटर्स की अरेंजमेंट है, ग्रुपिंग है। तो ग्रुपिंग कैसे होगी, चाहे उन्हें सीरीज में लगा दो, चाहे उन्हें पैरेलल में लगा दो, ऐसे ही रहेगा। अब जब मैंने उन्हें सीरीज में लगा दिया, सीरीज में कैसे होगा, एक के ऊपर प्लस, एक के ऊपर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस वाला प्लस से कनेक्टेड, माइनस वाला प्लस से कनेक्टेड, बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहे है ना, ए बी ए बी ए बी इस तरीके से चल रहे हैं कि नहीं। तो जब मैंने सीक्वेंस में तीनों को एक ही सिंगल करंट वाले कंडक्टर से सीरीज में जोड़ दिया है, तो हमारे पास क्या आ गया, कैपेसिटर इन सीरीज। सिंपल बात है। अब हमें एक और 10th क्लास से ही पता है भाई, अगर जो सीरीज में लगाते हैं तो सीरीज के अंदर क्या होता है, सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आता है ना। ये अपने हिस्से की पोटेंशियल रखेगा, ये अपने हिस्से की पोटेंशियल, ये अपने हिस्से की पोटेंशियल, बट करंट सेम जाएगा। अगर करंट सेम जाएगा तो सब में से चार्ज सेम फ्लो करेगा, यही बात आई कि नहीं। तो हम इन सब के अंदर जो टोटल पोटेंशियल है उसको V मान लेते हैं, जो हमारी बैटरी ने दी थी। जो करंट जा रही थी वो I मान लेते हैं, और I की वजह से Q अमाउंट ऑफ करंट, जो चार्ज जो इनके अंदर से फ्लो हो रहा था। डन है। तो लिखेंगे बच्चे साथ के साथ, बनाओ। हमारे पास जो V आएगा वो क्या आने वाला है, V आएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, जो टोटल पोटेंशियल आएगी। क्लियर है ये। अब हमारे पास एक और क्या था बच्चा, जब हम फॉर्मूला की बात कर रहे हैं तो V क्या होता है, V होता था Q बाई C, ये पता है सबको, एक बार समझ लो बच्चा। V क्या है हमारे पास, Q बाई सी एस। सी एस का किसके लिए लिखा मैंने, इनकी सीरीज में आने के बाद मिला जुला के जो नेट इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगी फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो V इज द टोटल नेट पोटेंशियल विच इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय कैपेसिटेंस इन सीरीज। V1 Q बाई C1, क्योंकि Q तो सेम आएगा, सीरीज में सेम चार्ज फ्लो कर रहा है। V2 Q बाई C2 और V3 Q बाई C3। डन। इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। Q बाई CS इज इक्वल टू Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई Q कॉमन लेके कट गया, तो 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3 प्लस। समझ भाई, इन सबका एल्जेब्रिक सम बेसिकली रेसिप्रोकल करके कैपेसिटेंस का। हमारे पास रेजिस्टर्स में ये कब आता था, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता था। कैपेसिटेंस में कब आया, जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। ध्यान रहेगा ये याद रखना। डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, आसान ज़्यादा है बट आती होनी चाहिए। और इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में सिग्मा लगा के इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। जितने भी होंगे सबका एल्जेब्रिक सम कर देंगे तो हमारे पास नेट कैपेसिटेंस आएगी। डन। किसी को परेशानी इसमें, ये वाला कंसेप्ट सबको क्लियर है कि जिस टाइम पे सीरीज में जा रहे होते हैं तो करंट सेम फ्लो करती है, करंट सेम फ्लो करती है तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा, पोटेंशियल अलग होंगी। तो पोटेंशियल्स की वैल्यू जो है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, जो नेट V है वो नेट इफेक्टिव कैपेसिटेंस के साथ रिलेट कराई। V1 Q बाई C1, V2 Q बाई C2 और V3 Q बाई C3 के साथ करके सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया। डन है। अब अगर मैं इन्हीं कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगा देता हूं, अब अगर मैं इन्हीं कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगा देता हूं तो पैरेलल में कैसे होगा बच्चे, पॉजिटिव टर्मिनल, जो मतलब बेसिकली पॉजिटिव प्लेट है, वो तीनों एक जंक्शन पे कनेक्ट कर रही है, नेगेटिव वाली प्लेट एक जंक्शन पे कनेक्ट कर रही है, और नेगेटिव वाला टर्मिनल नेगेटिव से, पॉजिटिव वाला टर्मिनल पॉजिटिव वाली प्लेट्स के साथ कनेक्ट कर दिया। अब अगर हमारे पास पैरेलल में होता है, पैरेलल में क्या होता है, जहां लूप बनता है, जहां जंक्शन बनता है, वहां पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है बच्चा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। रीडिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास हर सर्किट में से अलग करंट फ्लो करेगी। जैसे यहां तक जो करंट आ रही थी वो ठीक है, पर इस पॉइंट के बाद करंट क्या हो जाती है, रीडिस्ट्रीब्यूट। कैसे, एक हिस्सा यहां चला गया, एक हिस्सा यहां चला गया, एक हिस्सा यहां चला गया, तीन हिस्सों में करंट बट गई। करंट अगर I1 I2 I3 गई है फिर तो चार्ज भी बढ़ गया, तो Q1 Q2 और Q3 इनके अंदर गया कि नहीं चार्ज। लेकिन सिंस दे आर इन पैरेलल
जो नेट पोटेंशियल रहेगी तीनों की वो सेम रहेगी, V इसकी और V इसकी, जो हमारी बैटरी ने पोटेंशियल दी थी। तो पोटेंशियल सेम रहेगी, चार्जेस अलग रहेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं ये लिख सकता हूं Q टोटल Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, लिख सकता हूं कि नहीं? जो टोटल Q हमारे पास आएगा इट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, लिख सकता हूं बिल्कुल ये बात। और एक Q की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास बच्चा? Q1 इज इक्वल टू C1V, लिख सकता हूं कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q बाई V तक क्रॉस मल्टीप्लाई किया, Q2 इज इक्वल टू C2V, Q3 इज इक्वल टू C3V। Q के अंदर Q को मैं क्या लिख लूं? टोटल Q जो था CPV, CP क्या है? नेट इफेक्टिव कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। V हमारी टोटल पोटेंशियल थी ही, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, V कॉमन आके कट जाएगा, तो हमारे पास जो नेट कैपेसिटेंस आएगी दैट विल बी एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द कैपेसिटेंस और सिग्मा ऑफ C। हाँ जी, पता चला? ये जो पैरेलल में होता था वो सीरीज में रिजल्ट बन गया रेजिस्टर्स के, जो सीरीज में रिजल्ट आता था वो पैरेलल के लिए आ गया, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का ध्यान रहेगा। क्लियर है? अगर हमारे पास कैपेसिटेंस कैसे हैं, अगर हमारे पास कैपेसिटेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो नेट इफेक्टिव कैपेसिटेंस डायरेक्टली एल्जेब्रिक सम आएगी सारे कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस का ऐड करके, और अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या होगा? रेसिप्रोकल करके ऐड करने पड़ेंगे, तो जो नेट कैपेसिटेंस आएगी उसका रेसिप्रोकल में ही हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। डन है? किसमें? नहीं, अलग अलग होगा। अगर मेरे पास कैपेसिटेंस पे, वो तो इनकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना कि कितना कितना चार्ज जाएगा। करंट अलग अलग जा रही है तो I1 I2 I3 जा रही है, तो चार्ज भी Q1 Q2 Q3 अलग है वो। अगर ये आइडेंटिकल होते तो सेम जाती। ठीक बात है बच्चा? अब है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और साथ के साथ कंप्लीट करेंगे इसे। देखो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के लिए हम क्या बात कर रहे हैं, पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। लेट अ पॉजिटिव चार्ज बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंडक्टर 2 to 1 in very small installment of dq till the conductor 1 gets the charge plus q। ये क्या बात करी हमने? हमने कहा बच्चे ये हमारे पास एक कैपेसिटर की अरेंजमेंट है, दिख रही है सबको? माइनस क्यू चार्ज यहाँ है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ है। मुझे इस माइनस क्यू के पास से टोटल में क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को इधर से उधर ट्रांसफर करना है। लेट अस अज्यूम कैपिटल क्यू ट्रांसफर करना है, एंड जस्ट टू स्टार्ट विद हम एक स्मॉल इंस्टॉलमेंट डी क्यू की फॉर्म में कर रहे हैं। मैं नेगेटिव के पास से प्लस का चार्ज निकाल के पॉजिटिव के पास लेके जा रहा हूं, मुझे बहुत ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। दैट सर्टेन वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। यही होगा, अगर हम उसी को एनर्जी की फॉर्म में लें तो वही वर्क डन हमारे पास एनर्जी निकलनी चाहिए। तो हम बात क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, यहां पर है हाइयर पोटेंशियल बीइंग पॉजिटिव इन नेचर। ये जो प्लेट है हमारी पहली वाली क्या है बच्चा? हाई पोटेंशियल पे। दूसरे वाली हमारे पास क्या है? लो पोटेंशियल पे। तो मैं लो पोटेंशियल से चार्ज निकाल के हाई पोटेंशियल तक अगर लेके जा रहा हूं तो मुझे इंटरनल पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ रहा है, एंड दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली। तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा उतनी हमारी एनर्जी आ जाएगी। कंसेप्ट समझ में आया हम करने क्या वाले हैं? At every stage of charging, conductor 1 is at higher potential than conductor 2. Therefore, work is done externally in transferring each installment of charge. Let at one point potential of condenser is Q by C. ठीक है, किसी certain point पे हमने माना कि जो हमारे पास potential है वो क्या है? Q by V, Q by C. Small amount of work done in giving additional charge dQ to the conductor is dW. ये क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो डी क्यू डी डब्ल्यू हमारे पास किसके इक्वल आया बच्चा? क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। वर्क डन का फॉर्मूला यही था हमारे पास। वर्क डन के लिए हम क्या यूज करते थे? पोटेंशियल इंटू चार्ज। पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? क्यू बाई सी। चार्ज हमने जो एक्स्ट्रा ट्रांसफर किया वो डी क्यू कर दिया। अब अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो टोटल वर्क डन में क्या होगा? वर्क डन इंटीग्रेट कर देते हैं इसे। ये हमने क्या किया? इंटीग्रेट कर दिया बच्चा। वर्क डन इज इक्वल टू when charge was 0, dq की वैल्यू जो हम जो ट्रांसफर कर रहे थे 0 से लेके कैपिटल Q तक जो शिफ्ट करना है, तो टोटल हमारे पास जो dq निकल के आ गया Q से Q तक, मतलब 0 से Q तक के चार्ज ट्रांसफर में जो वर्क डन करा, पोटेंशियल इंटू डी क्यू इंटीग्रेट कर देते हैं, 1/c बाहर आ जाएगा। Q का इंटीग्रेशन क्या आएगा? Q²/2 बना के नहीं? Q²/2 समझ में आया? 1/c Q²/2, अपर लिमिट बाय लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करो,
लोअर लिमिट डालेंगे तो 0 ही आ जाएगा आंसर। तो अपर लिमिट जो आएगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू, और वो हमारे पास पूरा सॉल्व करके वो क्या आया, U is the potential energy stored in a capacitor which is also equal to work done 1/2C Q square। ये याद रखना है बच्चे वैसे भी फॉर्मूला एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का। क्लियर है? जिस बच्चे को मतलब देखो यहाँ ना मैंने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वगैरह लिख के पूरा सॉल्व किया होता है, अगर कहीं कंफ्यूजन आता है तो देख लेना, वरना बेसिक इंटीग्रेशन लगाइए, पावर रूल लगाया था, है ना। पावर रूल में यही होता है, पावर एक इंक्रीज करते हैं और उसी पावर से हम डिवाइड कर देते हैं। वर्क डन stored in form of potential energy UW is equal to 1/2C Q square। अब एक बात बताओ, Q को तो मैं CV भी लिख सकता हूँ, तो मैं C स्क्वायर V स्क्वायर लिख दूँ तो C से C कट के हाफ CV स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, या CV इज इक्वल टू Q लिख के हाफ QV भी लिख सकता हूँ। तो ये मैंने सारी फॉर्म्स में जो जो लिख सकते थे वो सारे फॉर्मूलाज लिख दिए, जो रिक्वायर्ड होगा अकॉर्डिंगली यूज़ कर लेंगे। किया कुछ नहीं है, वही मैनिपुलेट ही किया है बस उनको। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब है टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। टोटल एनर्जी स्टोर्ड में हमारे पास क्या रहेगा, देखो जब सीरीज कॉम्बिनेशन है बच्चा, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हम टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, हाफ Q स्क्वायर बाय CS। CS क्यों, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन की नेट कैपेसिटेंस Q स्क्वायर बाय 2 इंटू 1/CS। Q स्क्वायर बाय 2 CS को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चा, जो मेरे पास ये 1/CS की वैल्यू थी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ये लिख सकता हूँ कि नहीं, इस फॉर्म में लिख दूंगा। तो एक तरह से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो Q स्क्वायर बाय 2C1 Q स्क्वायर बाय 2C2 Q स्क्वायर बाय 2C3 आएगा कि नहीं। और ये तो इंडिविजुअल पोटेंशियल आ गई सारे कैपेसिटर्स की, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल्स ऑफ ऑल कैपेसिटर्स। डन, समझ में आई। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या निकला कि अगर मेरे पास यहाँ पे 10 कैपेसिटर्स है और मुझे टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है उनके अंदर कितनी है, तो 10 के इंडिविजुअली पोटेंशियल एनर्जीज को निकालो और प्लस कर दो। डन। फिर आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा बच्चा, U इज इक्वल टू हाफ V स्क्वायर CP। हाफ V स्क्वायर CP की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी बच्चा। अब मैंने जो हमारे पास ये CP था, CP को मैं क्या लिख सकता हूँ पैरेलल में, C1 प्लस C2 प्लस C3, ब्रैकेट ओपन किया तो हाफ C1 V स्क्वायर हाफ C2 V स्क्वायर, ये भी सेम पोटेंशियल बन रही है इंडिविजुअल। दैट मीन्स आइदर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल, नेट पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या निकलेगी, एल्जेब्रिक सम। समझ में आई है। तो जो इंडिविजुअल पोटेंशियल्स थी, जो इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी थी उनकी कैपेसिटर्स की, उनका नेट एल्जेब्रिक सम निकाल देंगे तो उस कॉम्बिनेशन के लिए, सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए डायरेक्ट हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है नंदिनी जी, पता चला, क्लियर है बच्चा ये। ठीक है, अब है एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी में हम क्या करते हैं बच्चा, एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी डेंसिटी U इज डिफाइंड एज टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडेंसर। सीधी कहानी, एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम में V वॉल्यूम की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे U को। हाफ CV स्क्वायर इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर या टोटल एनर्जी। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू D। ये पता है ना, वॉल्यूम क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस प्लेट, किसी भी प्लेट की बात करें, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मैंने वो वहां पे सब्स्टिट्यूट किया, हमारे पास C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाई D आ गया। V को मैं E स्क्वायर D स्क्वायर लिख लूँ, V स्क्वायर था, A और D जो कैंसिल आउट हुआ, कैंसिल आउट होके नेट हमारे पास जो बचा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर जूल पर मीटर क्यूब आंसर आ गया। किसी को परेशानी? ठीक है, ये देखो बहुत बड़े बड़े से टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा लिख के नहीं बता रहा हूँ, बट दिख रहा होगा कि समझ में आने लायक है। रिपीट करोगे एक बार तो बहुत अच्छे से याद भी हो जाएंगे। डन है, चलो फिर आता है कॉमन पोटेंशियल। अब कॉमन पोटेंशियल क्या बात कर रहे हैं, हमने क्या किया बच्चा, अब हमारे पास कोई दो कैपेसिटर्स हैं, अपनी अपनी इंडिविजुअल पोटेंशियल्स पे थे, मैंने उनको वायर से, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। तो कंडक्टिंग वायर से अगर मैं अलग अलग इंडिविजुअल पोटेंशियल के कैपेसिटर्स को कनेक्ट करूंगा तो वो एक म्यूचुअल एक कॉमन पोटेंशियल पे पहुंच जाएंगे, उसके बारे में हम बात करें, दैट इज कॉमन पोटेंशियल। क्लियर है, बात समझ में आई है मैंने क्या बोला। तो हमारे पास कॉमन पोटेंशियल क्या है, when two capacitors charged to different potentials connected by a conducting wire, charge flows from one at higher potential to the other at lower potential।
and this flow of charge continues till their potentials become equal. The equal potential of the two capacitors is known as common potential. Done है? C1 C2 capacitors of two condenser, V1 V2 potentials of two condenser, V is the common potential. तो हमारे पास अब देखो बच्चा टोटल चार्ज कितना आएगा, Q1 की वैल्यू आएगी C1 V1, Q2 की वैल्यू आएगी C2 V2. टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, वैल्यू सब्सटीट्यूट करा C1 है ना, टोटल चार्ज हमारे पास क्या निकला C1 V1 प्लस C2 V2. इसमें किसी को दिक्कत, ये तो सीधी बात है. हमने क्या किया है, जो हमारे पास टोटल चार्ज था C1 V1 और C2 V2, नेट चार्ज तो उतना ही घूम रहा है दोनों के अंदर पूरे सर्किट में मिला जुला के, तो टोटल चार्ज C1 V1 प्लस C2 V2 हमने लिख लिया यहाँ पे. डन. अभी मैंने इन कैपेसिटर्स को ऐसे कनेक्ट किया हुआ. डन है. पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से, नेगेटिव वाला नेगेटिव से मैंने सीधा कनेक्ट किया, तो टोटल चार्ज C1 V प्लस C2 V आ गया. अब ये कहाँ से आया? सिंस आफ्टर कनेक्टिंग विद द कंडक्टर द टोटल और वी कैन से कॉमन पोटेंशियल इज V. दोनों के ऊपर चार्ज, देखो एक चार्ज का सीधा रूल है, चार्ज कहीं नहीं जाएगा. इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. है तो वहीं सर्किट में, बस वो रीअरेंजमेंट में आ गया. और जब चार्ज ज्यादा से कम वाली जगह पे आ गया तब तक आता रहा जब तक वो बराबर ना आ जाए. कॉमन पोटेंशियल पे आने के बाद चार्ज का फ्लो रुक गया, अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया. तो जो टोटल सम रहेगा अब कितना आएगा, C1 V प्लस C2 V. V कॉमन लिया C1 प्लस C2, तो चार्ज जो पहले इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड था और अब कनेक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूटेड है, होना तो सेम ही चाहिए. होना चाहिए कि नहीं? जब वो अलग अलग कैपेसिटर्स की फॉर्म में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब हमने उन्हें कनेक्ट कर दिया तो चार्ज गायब थोड़ी ना होगा कहीं. तो चार्ज, टोटल चार्ज बिफोर कनेक्टिंग एंड टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग व्हेन दे बोथ आर एट कॉमन पोटेंशियल इक्वल रहना चाहिए. वहां से हमारे पास V की वैल्यू आ जाती है जो कि कॉमन पोटेंशियल है, एंड इट इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2. सिंपल है. टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी, इट इज द फॉर्मूला फॉर कॉमन पोटेंशियल. समझ में आया बच्चा? सिंपल था. ठीक है. C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 V. यहां से अब एक और चीज समझो, C1 V1 माइनस C1 V, चार्ज लॉस्ट बाय फर्स्ट कैपेसिटर. जब कॉमन पोटेंशियल पे वो पहुंचा है तो कॉमन पोटेंशियल पे कैसे पहुंचा हुआ, पहले उसके पास इतना चार्ज था, कॉमन पोटेंशियल पे पहुंच के इतना बचा, तो इसने इतना चार्ज लूज किया होगा. सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दूसरे को मिला होगा कि नहीं, C2 V माइनस C2 V2. तो जितना एक ने चार्ज लूज किया दूसरे वाले के पास चला गया, चार्ज कहीं जाएगा नहीं. क्या हुआ, सिर्फ प्लेट मतलब पहले कैपेसिटर से निकल के दूसरे कैपेसिटर के पास ट्रांसफर हुआ. तो चार्ज लॉस्ट इज इक्वल टू चार्ज गेन्ड बाय द सेकंड कैपेसिटर. किसी को इसमें परेशानी बचा? ठीक है. दिस इज नॉट ट्रू फॉर पोटेंशियल्स. ये ध्यान रखना बच्चे, ये जो हमने बात करी है किसके लिए करी है, चार्जेस के लिए और कैपेसिटेंस के लिए. दिस इज नॉट ट्रू फॉर पोटेंशियल्स. Potential lost by one is not equal to potential gained by other. The other as their capacities are different. ठीक है, as their capacities are different. जैसे हमने अभी यहाँ बात करी ना कि चार्ज लॉस्ट इज इक्वल टू चार्ज गेन. पोटेंशियल्स में ये नहीं होता है. पोटेंशियल में पोटेंशियल लॉस्ट और पोटेंशियल गेन अलग अलग वैल्यूज आएंगे, क्योंकि पोटेंशियल हमारी कैपेसिटेंस पे भी डिपेंड कर रही है. तो कैपेसिटेंस अलग अलग है, तो पोटेंशियल लॉस्ट और पोटेंशियल गेन इक्वल नहीं आएंगे, सिर्फ चार्ज लॉस्ट और चार्ज गेन इक्वल रहेगा. डन. फिर व्हेन द टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, अब ये ऊपर हमने पैरेलल में किया था, अगर सीरीज में करेंगे तो फर्क क्या आएगा बच्चे, जब हमारे पास फॉर्मूला में देखो यहाँ पे बीच में क्या था, प्लस था, पॉजिटिव से पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड थी, नेगेटिव से नेगेटिव प्लेट कनेक्टेड है ना. लेकिन अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो प्लस और माइनस आपस में कनेक्टेड होंगे, और ऐसा होगा तो यहाँ पे फॉर्मूला में सिर्फ नेगेटिव लग जाएगा ऊपर. ठीक बात है, कॉमन पोटेंशियल में. डन है, क्लियर बात है बच्चा. ये रहेगा लॉस ऑफ एनर्जी वाला टॉपिक, वैसे सिलेबस में नहीं है बट एनर्जी लॉस वाला हम ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे. डेरिवेशन नहीं आएगी लेकिन इसकी. ठीक है, चलो.